हेलो एंड वेलकम यू ऑल इन यूथ अकेडमी। आप सभी का स्वागत है यूथ अकेडमी में। सो इट इज़ अ कंटिन्यूशन ऑफ आर इग्नू जून टी 2026 क्वेश्चन पेपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आंसर सीरीज। ओके, सो इट इज़ MPSC 008 स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया। ओके, so basically we will talk about the how state politics in India is basically taking place, what are the key information about in this class. If we talk about the targets and goals which you're going to achieve after watching this class, let's look it around like this. Okay, let me take a red color. So if we talk about the rituals, targets and goals जो कि आपको इस क्लास में ही अचीव होगा, तो इट इज़ बेसिकली रिचुअल ऑफ अ क्लास। मैं आपको एक पहले ओरिएंटेशन दे देती हूँ 4 to 5 मिनट्स का, राइट। तो यू विल बी वेल एड्रेस कि हम इस क्लास में बेसिकली क्या पढ़ेंगे, काइंड ऑफ अ बैकग्राउंड ऑफ द क्लास, राइट। सो इफ यू टॉक अबाउट द, तो इन ये बेसिकली PYQ बेसिस एनालिसिस है, राइट, इग्नू। ओके, so how IGNOU basically frame the questions, it is basically we came to understand that from the PYQs, right। तो PYQs कैसे हमारे टॉप इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में एक रोल प्ले करते हैं, वेरी क्रूशियल रोल प्ले करते हैं, लाइक दैट कि वी डोंट लाइक वी कांट मिमिक द एग्जामिनर्स माइंडसेट, बट एग्जामिनर्स माइंडसेट इज बेसिकली टॉकिंग थ्रू द medium of PYQ। तो बेसिकली वी एनालाइज 2 to 3 years of PYQs, बेसिकली जून 2024 से लेके टिल आर रिसेंट एग्जाम दैट दिसंबर 2025 तक का, ठीक है। तो इसको हमने एनालिसिस किया, वी केम टू दैट some important priority topics, some very high priority topics, then some low priority topics and some medium priority topics are basically we seen in the this pattern, right। तो इसी के माध्यम से हमने देखा कि कौन कौन से टॉपिक से कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। इस क्वेश्चंस PYQ से भी रिपीटेटिव है और साथ ही साथ टॉपिक बेस्ड भी रिपीटेटिव रहेंगे, ठीक है, ताकि ये आपके एग्जाम में डायरेक्टली इनडायरेक्टली आ सके। जैसे कि हमने MPSC मतलब MGP कोड था हमारा, राइट। MGP कोड 004 का हमने देखा था, उसमें हमने जो एनालिसिस सीरीज की थी उसमें से हमारे क्वेश्चंस पूरे आए थे। आपको टोटल 10 क्वेश्चंस होते हैं पेपर में, उसमें से आपको 5 करना होता है। 5 यू कैन ईजिली मतलब डूएबल था हम आफ्टर वॉचिंग माई क्लास। इफ यू टॉक अबाउट द अदर एग्जाम्स लाइक MPSC 003, MPSC 006, MPSC 006 का जो 27 जून को हुआ था उससे भी बहुत क्वेश्चन आए थे, बेसिकली टॉकिंग अबाउट द पीस, conflict resolution, the types of wars, right, theories of wars, we already talk about how the theories of wars taking place, idealistic theory, realistic, liberalism, feministic, right, these are the theories we talk about in the class, and the same question came into the our 27 June का exam, right, MPSC 006 I'm talking about। if you're talking about the MPSC 007, राइट, तो इसका तो हमने क्लास बेसिकली रिकॉर्ड कर दिया है, यू कैन जस्ट वॉच इट अराउंड इन द यूट्यूब चैनल। इफ यू टॉक अबाउट द MPSC 8, सो दिस इज क्लास विच इज बेसिकली वेल वेटेड क्लास, राइट। तो इसमें हम स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया पढ़ेंगे, PYQ एनालिसिस है इसमें। बेसिकली मैं इस क्लास में आपको सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स नहीं बताती, मैं इसको आंसर्स का वेल स्ट्रक्चर्ड आंसर बताती हूँ कि आप हाउ यू कैन राइट वेल स्ट्रक्चर्ड आंसर, राइट। वेल स्ट्रक्चर्ड आंसर में मैं आपको पहले बताती हूँ, यू हैव अ गुड इंट्रो, देन बॉडी विद एसोसिएटेड विद हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स। हेडिंग्स हम कैसे बनाएंगे, सब हेडिंग्स कैसे बनाएंगे, ये भी मैं आपको बताती हूँ। ये हेडिंग्स और सब हेडिंग्स हमारे क्वेश्चन से ही निकलते हैं, ताकि क्वेश्चन में जो डिमांड है उसको हम फुलफिल कर सकते हो, एग्जामिनर को भी लगे हाँ उसने क्वेश्चन को सब टैकल किया है। साथ ही साथ हम इसको हाईलाइट भी कर देते हैं ताकि एग्जामिनर को ऑन द स्पॉट दिख जाए, राइट। फिर वी टॉक अबाउट द कंक्लूजन्स। इस क्लास में मैंने थोड़ा डिफरेंट किया है। पहले मैं क्या करती थी, आपको वैल्यू एडिशन का एक पूरा पेज देती थी, वैल्यू एडिशन। इसमें मैं क्या करती थी, 2 to 3 पेजेस में आपको वैल्यू एडिशन के दे देती थी। इसमें मैंने क्या किया है, मैंने जैसे एक आंसर खत्म हो रहा है, इफ यू टॉक अबाउट हम टोटल 10 क्वेश्चन करेंगे, राइट। रिचुअल क्लास का हम टोटल 10 क्वेश्चन करते हैं। टॉप 10 इसलिए करते हैं क्योंकि पेपर में 10 क्वेश्चन आते हैं और एक दो क्वेश्चन भी कहीं से भी फंस गए तो इट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर यू, राइट। तो 10 क्वेश्चन है। मैंने क्या किया, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में क्वेश्चन है, उसी के नीचे पूरा एक वेल स्ट्रक्चर्ड आंसर भी मैंने लिख दिया, फॉर्मेट डाल दिया पूरा, ठीक है। वेल स्ट्रक्चर्ड आंसर के बाद मैंने क्या किया है, ऐसे कीवर्ड्स डाल दिए हैं जो वेरी वेरी हाईली इंपॉर्टेंट एंड यू हैव टू, मतलब ये कीवर्ड्स के माध्यम से ही आप आंसर लिख सकते थे। उस आंसर में ये कीवर्ड्स होने ही चाहिए, ठीक है। नॉट ऑल ऑफ द अबव, बट एक दो जो उसमें कीवर्ड्स है, जैसे कि 10 कीवर्ड्स है तो 5 कीवर्ड्स तो आपको यूज करने हैं ना, क्योंकि इट इज बेसिकली कैटरिंग द डिमांड ऑफ द क्वेश्चंस, राइट।
तो इसमें हमने कीवर्ड्स देख लिए। कंटेंट, कंटेंट तो मैं आपको वेल स्ट्रक्चर्ड आंसर से ही बता रही हूँ। थिंकर्स वेरी मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्या होता है ना, बच्चे एमपीएस उनका सब्जेक्ट होता है, तो बेसिकली वो जो बुकलेट आती है हमारी इग्नू से, वो हम पढ़ते नहीं है, बिकॉज उसमें मेनी मोर थिंकर्स मेंशन रहते हैं, राइट, वेरी मच थिंकर्स मेंशन। तो उसी के मैंने बुकलेट्स को ही रीड करके, आई रेड द बुकलेट्स एंड आई केम टू द थिंकर्स वाला पार्ट, ठीक है। तो मैंने थिंकर्स किए हैं, थिंकर्स की मैंने स्पेसिफिक थ्योरीज भी बता दी हैं। देखिए हमने जैसे कि गाल्टन की, अगर इफ हम एग्जाम्पल है जस्ट, ठीक है, जैसे कि हमने MPSC 006 में क्या पढ़ा था, पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज था हमारे ये पेपर, उसमें हमने क्या पढ़ा था, गाल्टन्स की थ्योरी। इफ यू टॉक अबाउट तो जोहान गाल्टन की पूरी नेम थी, जोहान गाल्टन, उन्होंने क्या बात की थी, वायलेंस पे बात की थी, ठीक है। उन्होंने पीस पे बात की थी, 2 टाइप्स ऑफ पीस की बात की थी। वायलेंस में हमने बात की थी डायरेक्ट वायलेंस, स्ट्रक्चर वायलेंस एंड कल्चरल वायलेंस। उन्होंने पीस की बात की थी नेगेटिव पीस एंड द पॉजिटिव पीस, राइट। इफ यू टॉक अबाउट हिज थ्योरीज ऑफ ट्राइनेज, हिज थ्योरी ऑफ ट्राइनेज, ट्राइएज जिसको हम ABC मॉडल भी कहते हैं, उसमें मैंने आपको कैसे बताया था, ऐसे ट्राइंगल था, A फॉर एटीट्यूड, B फॉर बिहेवियर एंड C फॉर कॉन्ट्राडिक्शन। एटीट्यूड इज इमोशंस, बिहेवियर इज एक्शन एंड कॉन्ट्राडिक्शन इज काउंटर पार्ट, राइट। तो दिस बेसिकली मैंने ऐसे आपको थ्योरीज बताई थी। तो ये बेसिकली आपका एक ये आपको क्वेश्चन आंसर सीरीज है, बट इसमें आपको एक ऐसे काइंड ऑफ इंपॉर्टेंट कंटेंट्स भी मिलते रहेंगे जो आपको इस आंसर में यूज करने का एक माध्यम हो जाएगा, ठीक है। तो कंटेंट होगा इसमें, कीवर्ड्स वी ऑलरेडी टॉक अबाउट, वी विल आल्सो टॉक अबाउट द कोटेशन, क्योंकि कोटेशन हमारे आर्ग्यूमेंट को एक वेटेज देता है। व्हाट आई मीन बाय आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट बेसिकली आपको एक टॉपिक, एक पॉइंट लिखा आपने एसोसिएटेड विद द आंसर क्वेश्चन, तो वो उस पॉइंट को आपने लिखा तो, लेकिन बेसिकली आप उसको कैसे जस्टिफाई करेंगे कि वो जो मैंने लिखा वो करेक्ट है, तो वो आर्गुमेंट है। और आपको आर्गुमेंट किससे देना है, विद द हेल्प ऑफ कोटेशंस, विद द हेल्प ऑफ थिंकर्स। तो यही आपका आर्गुमेंट्स हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हम पूरी इस क्लास में पढ़ेंगे। पार्डन विद माई हैंड राइटिंग, बट आई विल ट्राई टू स्लो डाउन राइटिंग पार्ट और ऑल्सो स्पीच लिटली लो, ठीक है। तो ये हमारे पार्ट्स हो गए। सो लेट्स मूव अहेड। तो ये इग्नू MPSC 008 स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की सीरीज है, बट येट इट इज ऑल्सो बी बियॉन्ड दिस, राइट। इसमें हमने ऑलरेडी टॉक अबाउट, वी विल लुक अबाउट इन दिस क्लास। इफ यू टॉक अबाउट द सेक्शन पार्ट, तो जैसे टू सेक्शंस में पेपर होता है। बेसिकली ये जो हमारा MPSC वाला पार्ट है, जो सेकेंड ईयर वालों के बच्चों के लिए है MPSC, तो इसमें 2 घंटों का पेपर होता है, 2 सेक्शन में डिवाइड होता है। ईच क्वेश्चन कंटेन 5 क्वेश्चन, ठीक है। 5 नंबर ऑफ क्वेश्चन, टोटल 10 क्वेश्चन, यू हैव टू डू द 5 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन पर पार्ट एंड 1 इज फॉर योर ऑन डिस्क्रिप्शन, राइट। तो ये पूरा होता है और 2 घंटे का पेपर होता है, 50 मार्क्स का होता है, ठीक है। तो इफ यू तो 50 मार्क्स के हिसाब से उसमें क्वेश्चन पेपर में ही आपका ऐसे यहाँ लिखा होता है इंस्ट्रक्शंस कि यू हैव टू डू इन द 400 वर्ड्स, राइट। तो 400 वर्ड्स एंड 500 वर्ड्स के बियॉन्ड ये आंसर है हमारा विद इन, ठीक है। तो यू जस्ट ब्लाइंडली फॉलो दिस आंसर, इट इज वेरी वेरी हेल्पफुल, यू कैन fetch more marks in this exam, because it is very, just writing the answer and just giving the exam is not our basically action, right. We have to fetch the highest to highest marks if possible, right. तो अब सेक्शन की बात करें तो इसमें पहले ही बोल दिया है क्रिटिकली एग्जामिन। तो क्रिटिकली एग्जामिन में आपको क्या होगा, क्रिटिकल इवैल्यूएशन देना पड़ेगा, इवैल्यूएशन, ठीक है। क्रिटिकली एग्जामिन बोला ना, तो आपको क्रिटिकल इवैल्यूएशन देना है, मतलब इसमें कंक्लूजन और बॉडी के बीच में एक क्रिटिकल इवैल्यूएशन का भी पार्ट आएगा, ठीक है। नेचर एंड इवोल्यूशन ऑफ द सेंटर स्टेट रिलेशंस इन इंडिया। अब देखिए हमारा बॉडी कैसे बनेगा, कैसे पार्ट में डाइवर्ट किया गया है, नेचर डिवाइडेड है एंड इवोल्यूशन। तो क्या हमारा बॉडी कैसे बनेगा, बॉडी का फर्स्ट हेडिंग होगा नेचर ऑफ सेंटर स्टेट रिलेशंस इन इंडिया, ठीक है। ये हमारा एक मेन हेडिंग बन गया, ठीक है। ये मेन हेडिंग बन गया। अब इसको आप 1 2 3 4 करके ऐसे करके आप आर्गुमेंट्स देंगे, एंड दिस आर्गुमेंट्स इज वेल एसोसिएटेड विद द थिंकर्स एंड कोटेशंस, राइट, थिंकर्स एंड कोटेशंस के साथ। फिर नेक्स्ट आर्गुमेंट क्या होगा, इवोल्यूशन ऑफ सेंटर स्टेट रिलेशन इन इंडिया। ये हमारा नेक्स्ट होगा इवोल्यूशन का, ठीक है।
तो ये हमारा होगा, ऐसे हमारा बॉडी बनेगा। एंड क्रिटिकल इवैल्यूएशन में बॉडी से पहले, बॉडी के बाद और कंक्लूजन से पहले हमें एक क्रिटिकल इवैल्यूएशन देना पड़ेगा, क्रिटिकल एनालिसिस देना पड़ेगा बेसिकली, ठीक है। एंड डिस्कस द मेजर एरियाज ऑफ टेंशन, रीसेंट डेवलपमेंट इन इंडिया इन फेडरलिज्म, ठीक है। आई होप यू नो द मीनिंग ऑफ फेडरलिज्म। फेडरलिज्म का मतलब ये होता है डिवीजन ऑफ पावर। इसको आप कंफ्यूजन मत करना सेपरेशन ऑफ पावर से। ठीक है, सेपरेशन ऑफ पावर इज टोटली डिफरेंट थिंग ऑफ डिवीजन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर इज बेसिकली पावर सेपरेशन बिटवीन द थ्री ऑर्गन्स ऑफ द जुडिशरी, लेजिस्लेचर, थ्री ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, नो स्टेट, लेजिस्लेचर, जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव, ठीक है। तो सेपरेशन ऑफ पावर इनके बीच में होता है, लेजिस्लेचर, जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव के बीच में। लेकिन डिवीजन ऑफ पावर कैसे होता है? लेवल बेस पे होता है, सेंटर लेवल, स्टेट लेवल एंड द लोकल लेवल, ठीक है। ये जो डिवीजन ऑफ पावर होता है इसी को हम बोलते हैं फेडरलिज्म, ठीक है। और जैसे हमें ऐसे बोला जाता है कि इंडिया का जो फेडरलिज्म वाला पार्ट है, जस्ट फॉर योर एक्स्ट्रा अंडरस्टैंडिंग और एक्स्ट्रा कंटेंट, कि इंडिया का जो फेडरलिज्म है वो क्वासी फेडरलिज्म है। क्वासी फेडरलिज्म इज टेकन फ्रॉम द कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, जो हमारा आइडिया ऑफ ये जुडिशरी क्वासी फेडरलिज्म, इट इज टेकन फ्रॉम द कैनेडियन इंस्टीट्यूशन, तो क्वासी फेडरलिज्म, राइट। इफ यू टॉक अबाउट द क्वासी फेडरलिज्म, इट मींस मोर डोमिनेट टुवर्ड्स द सेंटर, ठीक है। सेंटर टिल्टेड होता है ये, मतलब सेंटर्स के पास मोर पावर होती है एज कंपेयर टू अदर काउंटर पावर लाइक स्टेट्स एंड द लोकल अथॉरिटीज, ठीक है। तो सेंटर हैव द मोर डोमिनेंट पावर ओवर द स्टेट एंड द लोकल अथॉरिटी। हम इसको कैसे बता सकते हैं कि सेंटर हैव द मोर पावर, सेंटर टिल्टेड पावर? तो कैसे बता सकते हैं? थ्रू आर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, और यू कैन आल्सो कैज द कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म बेसिकली लिमिट्स द पावर ऑफ द जुडिशरी, अ डिफरेंट काइंड ऑफ टर्म। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन उसमें हम जैसे कि शेड्यूल 7 में पढ़ते हैं ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, शेड्यूल 7, ये COI मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। शेड्यूल 7 में पढ़ते हैं हम टाइप्स ऑफ लिस्ट, कौन कौन से? सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट एंड लास्ट वन इज रेजिडरी लिस्ट, ठीक है। तो जो जितने भी जितने भी जो जुरिडिक्शन होते हैं, पावर होती है जो इन तीनों के बियॉन्ड होती है, वो रेजिडरी पावर होती है, और वो डायरेक्टली गिवन टू द सेंटर्स टू फॉर्मुलेट लॉज, पॉलिसीज, राइट। तो ये बेसिकली यही बताता है, टिल्टेड होता है। सेम वी ऑल्सो गेट दिस आइडिया फ्रॉम इमरजेंसी आर्टिकल्स, राइट। इमरजेंसी के आर्टिकल से मिलता है कि इमरजेंसी में कैसे काम करना चाहिए। ऑल्सो विद सम इंटरनेशनल अफेयर्स में भी हमें पार्लियामेंट को ज्यादा प्रायोरिटी मिलती है क्योंकि सेंटर हैव द मोर टिल्टेड पावर, राइट। तो दिस इज नोन्स टू बी एज अ क्वासी फेडरलिज्म इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, हमने क्वेश्चंस की डिमांड को समझ लिया। मतलब इसमें हमें मेजर एरियाज ऑफ टेंशन भी बताना है कि क्या क्या इस सेंटर स्टेट के बीच में टेंशंस क्या क्या हो रहे हैं, एंड द रिसेंट डेवलपमेंट भी बतानी है। वी हैव टू टॉक अबाउट द टेंशन पार्ट्स आल्सो, वी हैव टू टॉक अबाउट द डेवलपमेंट पार्ट्स आल्सो विद द रिसेंट वन। ओके, रिसेंट वन में आपको इसको करंट अफेयर का भी एक वैल्यू एडिशन मान सकते हैं क्योंकि वी बेसिकली टॉक अबाउट द रिसेंट फिनोमेनाज आल्सो, राइट। तो लेट्स स्टार्ट कैसे कर सकते हैं? कोटेशन से स्टार्ट कर सकते हैं। ग्रेवलिन ऑस्टिन के बारे में तो सब जानते हैं, पॉलिटिकल साइंस बहुत बड़े थिंकर है, राइट। ओपी गावा के बारे में सब जानते हैं, राइट। एंड्रू हेवुड के बारे में सब जानते हैं बिकॉज दीज गाइस आर द वेरी फेमस स्कॉलर्स, थिंकर्स, राइट, इन द पॉलिटिकल साइंस फील्ड, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन आप ऐसे दे सकते हैं, आप ऐसे वाले बता सकते हैं कि सेंटर स्टेट रिलेशन कौन से आर्टिकल में मेंशन है, हाउ दे बेसिकली मैनेजिंग ईच अदर्स रिलेशन, राइट। तो रिफर्स टू, इसमें आप ये भी बात कर सकते हैं सरकारिया कमीशन के बारे में क्योंकि उन्होंने भी सेंटर स्टेट रिलेशन के बाद पंची कमीशन, राजमन्नार कमीशन, तो दीज आर द बेसिकली, इसी से आप स्टार्ट करेंगे तो आपको वेल आर्गुमेंटेड आंसर भी लगेगा और एग्जामिनर विल नो दैट यू हैव अ गुड कमांड ओवर द आंसर राइटिंग, ठीक है, एंड यू ऑल्सो कंटेंट पार्ट। सो कॉन्स्टिट्यूशनल, पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल रिलेशंस होते हैं यूनियन स्टेट के बीच में। कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड फेडरल सिस्टम विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर मतलब क्वासी फेडरलिज्म। यू कैन जस्ट ब्रैकेट डाउन में यहाँ पर क्वासी फेडरलिज्म का वर्ड लिख देना, ठीक है, विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, क्वासी फेडरलिज्म, ठीक है। यूनिटी विद अकोमोडेटिंग इंडियाज वास्ट डाइवर्सिटी, केसी वारे ने कहा था फेमसली डिस्क्राइब द क्वासी फेडरलिज्म विद अ
unitary bias or the unitary tilted. Just write these words interchangeably. ठीक है, तो इंडियन फेडरलिज्म हैज इवॉल्व सेंट्रलाइज्ड फेडरलिज्म टू कोऑपरेटिव एंड कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म. तो ओवर द टाइम पहले सेंट्रलाइज्ड फेडरलिज्म था विद द व्यूज ऑफ सेंटर ओरिएंटेड पावर. ठीक है, बट विद द पैसेज ऑफ द टाइम इट केम्स टू बी नॉन कोऑपरेटिव फेडरलिज्म और कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म. कोऑपरेटिव और कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म का आप एक आंसर लेते हैं जीएसटी वाला, जीएसटी बिल्स वाला, goods and services bill, which basically center and state came together, cooperate with each other, and this basically define the cooperative federalism वाला part. Answer example है GST formulation, right? देखिए यहाँ पे नेचर एंड इवोल्यूशन ऑफ द सेंटर स्टेट रिलेशन, आप इसको एक एक करके भी लिख सकते हैं, बोथ भी आप ऐसे भी लिख सकते हैं, नेचर ऑफ द सेंटर स्टेट रिलेशन एंड द दूसरे में लिख सकते हैं इवोल्यूशन ऑफ सेंटर स्टेट रिलेशन. आप दो तीन माध्यम से लिख सकते हैं. डिवीजन ऑफ पावर, ठीक है, मैंने बताया ना, इट इज अ डिवीजन ऑफ पावर, नॉट द सेपरेशन ऑफ पावर, नॉट द सेपरेशन ऑफ पावर, प्लीज कीप इन द माइंड. ठीक है, आर्टिकल देखिए ये आर्टिकल वेरी मच इंपॉर्टेंट है क्योंकि बेसिकली यू आर टॉकिंग अबाउट द स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया. तो इन इंडिया के पर्सपेक्टिव में यू हैव टू रीड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जैसे कि कुछ कुछ आपको ऐसे पार्ट्स पता होने चाहिए कि शेड्यूल. अच्छा, आई हैव अ वेरी मच इंटरेस्टिंग निमोनिक्स जो कि आप सारे शेड्यूल्स को याद कर सकते हैं. तो अगर मैं अगर यू हैव द टाइम टू जस्ट लिसन इट, अगर नहीं है तो आप जस्ट इसको थोड़ा सा बढ़ा के देख लेना. तो देखिए शेड्यूल्स में हमारे कैसे याद कर सकते हैं, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, ये सारे शेड्यूल्स हैं. ठीक है, टी फॉर टेरिटरी, तो शेड्यूल 1 में टेरिटरी के बारे में लिखा है. अच्छा, मैं S1 लिख रही हूँ तो आप समझ लेना शेड्यूल 1 है. ई फॉर इमेल्यूमेंट्स के बारे में लिखा है, ये शेड्यूल 2 में लिखा है. ए फॉर अफर्मेशन के बारे में लिखा है, ये शेड्यूल 3 में है. आर फॉर राज्यसभा के मतलब वो होते हैं ना सीट्स एंड टेरिटोरीज के बारे में 4 में. एस फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में. ठीक है, ये शेड्यूल 4 हो गए. 5 में मेंशन है. ओ फॉर अदर ट्राइबल एरियाज के बारे में, अदर देन दिस शेड्यूल ट्राइब्स, अदर ट्राइबल्स एरियाज, ये हमारा क्या लिखा है, शेड्यूल 6 में लिखा है. ठीक है, एफ फॉर फेडरलिज्म, शेड्यूल 7 में लिखा है. कैसे फेडरलिज्म को बताएंगे, मैंने जैसे बताया शेड्यूल 7 में फेडरलिज्म लिखा है, मतलब देयर इज अ डिवीजन बिटवीन द पावर बिटवीन द सेंटर स्टेट एंड लोकल अथॉरिटीज. ठीक है, तो यही है सेंटर स्टेट रिलेशन का वेरी मच इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट. ठीक है, फेडरलिज्म है. ठीक है, फिर ये क्या हो गया हमारा, हाँ, तो टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम हो गया. पी फॉर पंचायत हो गए. एम फॉर म्यूनिसिपैलिटीज हो गई, ये 11 एंड 12 है शेड्यूल. ठीक है, डी फॉर डिफेक्शन हो गया. ठीक है, एल फॉर लैंड रिलेटेड थिंग्स हो गए जो शेड्यूल 9 में है, जिसको बोला जाता है कि जुडिशियल रिव्यू से जुडिशियल रिव्यू इसमें नहीं आ सकता. सो इट इज नॉट द within the scope of the judicial review, but with the judiciary's cases we came to know that the judiciary can review the article 19(2), schedule 9(2). ठीक है, डिफेक्शन शेड्यूल 10 से है. ठीक है, ऑफ ओल्ड पीएम, ऑफर अदर थिंग्स पे. ठीक है, तो दीज आर द थिंग्स. ठीक है, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, ओवर फेडरलिज्म, एस फॉर शेड्यूल ट्राइब्स वाला है, अदर शेड्यूल ट्राइब्स अदर देन शेड्यूल ट्राइब्स, राइट. एंड वी टॉक अबाउट द पीएम वाला पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटी, डी फॉर डिफेक्शन और लैंड रिलेटेड थिंग्स हो जाएगा L4. ठीक है, तो और ये ऑफिशियल लैंग्वेजेस से भी रिलेटेड है बेसिकली, लैंग्वेजेस. ठीक है, ऑफर ऑफिशियल लैंग्वेजेस. तो ये डी फॉर डिफेक्शन 10 में आ गया, ये 9 में आ गया, तो ये आ जाएगा 8 में. ठीक है, तो दीज आर द थिंग्स. तो देखेंगे यहीं से आपका सारे शेड्यूल्स हो गए. सेम यू इफ टू यू नो दैट देयर इज सिटीजनशिप वाला पार्ट. सिटीजनशिप का आर्टिकल आपको आर्टिकल 5 से 11 के बीच में मिलेगा. टेरिटरी वाला पार्ट आपको 1 से लेके आपको कहाँ तक मिलेगा, 5 से या 4 तक मिलेगा, राइट. फिर इसके बाद फंडामेंटल राइट्स का पार्ट है. फंडामेंटल राइट्स आपको 12 से लेके 32 से मिलेगा. फिर और जो 33, 34 and 35, they are the exceptions of the fundamental right, exceptions of fundamental right. ठीक है, इफ यू टॉक अबाउट द DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, आपको 36 से लेके 91 के बीच में मिलेगा. ठीक है, इफ यू टॉक अबाउट फंडामेंटल ड्यूटीज, ये 51A मिलेगा. यहाँ से आपका सेंटर रिलेशन स्टार्ट हो जाता है, तो 52 से स्टार्ट होता है. ठीक है, एंड गोइंग बियॉन्ड. तो इतना तो कम से कम कोई पता ही होना चाहिए. ठीक है,
तो लेट्स स्टार्ट। तो डिवीजन ऑफ पावर आर्टिकल 245 है, 268 में है, 7 शेड्यूल में मेंशन है, बता दिया मैंने। 3 लेजिस्लेटिव, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट भी बोल सकते हैं आप, ठीक है। हेरेडिटरी पावर है आपको आर वेस्टेड विद द यूनियन, आर्टिकल 248 में मेंशन है। सेंटर कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर होता है क्योंकि क्वासी फेडरलिज्म है। इवोल्यूशंस की बात कर ले, क्योंकि नेचर की बात कर ली हमने, डिवीजन ऑफ पावर एंड द नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल फेडरलिज्म में। इवोल्यूशन ऑफ द इंडियन फेडरलिज्म की बात करें तो 1950 से इतने के बीच में वन पार्टी डोमिनेंस था, कांग्रेस वेरी डोमिनेट थी। फिर 1967 से 1981 में जनता पार्टी भी डोमिनेंट में आ गई थी, तो मल्टी रीजनल पार्टीज भी केम इनटू डोमिनेंट। जनता पार्टी, सीपीआई, मार्क्सिस्ट सीपीआई, राइट, यूनाइटेड फ्रंट्स, कांग्रेस, है ना, बीजेपी। तो 1989 2014 में कोलिशन गवर्नमेंट आ गई, एनडीए आ गई, राइट, ऊपा आ गई, एनडीए आ गई, अब नाउ द इंडिया अलायंस आ गई। तो दिस अलायंस कोलिशन पार्टी 2024 से ऑनवर्ड्स हैमिलेटली टेंडेड टू द कोऑपरेटिव कॉम्पिटेटिव एट द टाइम ऑफ सेंट्रलाइज्ड फेडरलिज्म थ्रू द नेशनल रिफॉर्म्स बाय, क्योंकि 2022 से 24 से ही आप एक टर्म आता है पॉलिटिकल साइंस में, मोदीज वेव। बेसिकली बीजेपी केम इनटू पावर एंड ही बेसिकली जो बीजेपी की सेंट्रल पावर है, साथ ही साथ वो रीजनल लेवल पे भी बीजेपी ही अपनी पावर में ला रही। तो इससे क्या होता है, स्टेट एंड सेंटर के बीच में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का आगमन स्टार्ट हुआ, ठीक है। मेजर एरियाज ऑफ टेंशन देख सकते हैं पॉलिटिकल में, आपको ऐसे डिवीजन देना है, पॉलिटिकली में क्या है, लेजिस्लेटिव क्या है, इकोनॉमिक क्या है, ठीक है। तो पॉलिटिकल में क्या है, आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट रूल लग जाता है इमरजेंसी के समय में। कंट्रोवर्सी रिगार्डिंग द गवर्नर्स डिस्क्रिशनरी पावर्स की, इसमें बोलते हैं ना आर्टिकल 200 के आर्टिकल 200 के अंदर बोलते हैं कि गवर्नमेंट कैन रिजर्व द विल फॉर द प्रेसिडेंशियल रिव्यू, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, फिर इसमें ये टाइमलाइन मेंशन नहीं है कि इट कैन बी रिजेक्टेड और हाउ मेनी टाइम्स इट प्रेसिडेंट कैन टेक द बिल। तो बेसिकली यहाँ पर सेंटर्स का पावर थोड़ा वीक लगने लगता है अंडर 200 में आर्टिकल्स, ठीक है। सेंट्रल एजेंसी, सीबीआई, ईडी, एक्विजिशन ऑफ पॉलिटिकल इंटरफेरेंसेस का भी होता है। लेजिस्लेटिव में आप एक्सपेंशन ऑफ पार्लियामेंट्री रोल ओवर द कॉन्करेंट लिस्ट भी देख सकते हैं। कॉन्करेंट लिस्ट बेसिकली चेंज होता रहता है ओवर द टाइम। डिस्प्यूट ओवर एजुकेशन, एग्रीकल्चर एंड लेबर रिफॉर्म, बिकॉज यहाँ पर भी है ना डिस्प्यूट्स होता है क्योंकि ये कॉन्करेंट लिस्ट में। कॉन्करेंट लिस्ट का ये मतलब है कि लेट मी क्लियरिफाई यू, कॉन्करेंट लिस्ट एक ऐसा एरिया होता है जहां पर स्टेट एंड सेंटर दोनों लॉ बना सकता है, ठीक है। और यूनियन लिस्ट में ओनली सेंटर कैन मेक लॉ, ऑन द स्टेट लिस्ट ओनली स्टेट कैन मेक लॉस, ऑन द रेजिटरी लिस्ट ओनली सेंटर कैन मेक द लॉस। और यहाँ पर कॉन्करेंट लिस्ट ऐसा होता है जो कि सेंटर एंड स्टेट बोथ कैन मेक द लॉ। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, कभी एजुकेशन रिलेटेड कोई पॉलिसीज बनाई सेंटर ने, बट इट इज नॉट गोइंग विद द स्टेट रीजनल डिमांड, तो यहाँ पर ऐसे फिर सेम एजुकेशन पे तो स्टेट भी बना सकता है, बट फिर यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट देखने मिलता है, कॉन्ट्रडिक्शन एंड कॉन्फ्लिक्ट देखने मिलता है बिटवीन द टू पॉलिसीज ऑफ द सेंटर एंड द स्टेट, बिकॉज दे कैन मेक लॉ ऑन द एजुकेशन बिकॉज केम इन द कॉन्करेंट लिस्ट। तो ये आपको लेजिस्लेटिव फंक्शंस देखने को मिलेंगे। We talk about the GS finances, GST compensation disputes. With the GST came to be known as the cooperative federalism part, but it is kind of a compensation dispute for the states, right? Vertical and horizontal fiscal imbalances, finance commissions जो होते हैं, जो कि 14 फाइनेंस कमीशन ने रेशियो बताया कि how much division came to be from the center and between the states too. तो डिमांड ऑफ द ग्रेटर फिजिकल ऑटोनॉमी ऑफ द स्टेट, फिजिकल ऑटोनॉमी की बात करते हैं। इंटरस्टेट रिलेशन में वाटर रिवर डिस्प्यूट, कावेरी, कृष्णा, रवि व्यास, हमने जैसे कि कॉन्फ्लिक्ट एंड पीस बिल्डिंग में ही टाइप्स ऑफ डिस्प्यूट पढ़े थे, इंटर सोसाइटी, इंट्रा सोसाइटी, इंटरस्टेट, इंट्रास्टेट एंड इंटरनेशनल लेवल पे। तो इंट्रास्टेट इज बेसिकली विद इन द स्टेट एंड द इंटरस्टेट इज बिटवीन द टू नेशंस, राइट। बॉर्डरी डिस्प्यूट, असम, महाराष्ट्र, मिजो एथनिक डिस्प्यूट्स देखने को मिलते हैं। रीसेंट डेवलपमेंट इन इंडिया, जीएसटी काउंसिल बिल बेसिकली कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का पार्ट है। नीति आयोग रिप्लेसिंग द प्लानिंग कमीशन फॉर द ग्रेटर स्टेट पार्टिसिपेशन। इसमें क्या होता है, नीति आयोग में जो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं, नीति आयोग में एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं, वो क्या होते हैं, सीएम मतलब चेयरमैन पर्सन, और सीपी लिख सकते हैं आप, प्राइम मिनिस्टर होते हैं। एंड जो वाइस चेयर पर्सन होते हैं वो ऑल द सीएम्स ऑफ द स्टेट होते हैं, ऑल द सीएम्स ऑफ द स्टेट, ठीक है। तो यहीं से ये जो स्टेट्स का पार्टिसिपेशन देखने मिलता है इन द ग्रेटर स्टेट पार्टिसिपेशन इन द प्लानिंग कमीशंस, राइट। ग्रोइंग एम्फेसिस इन द कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म थ्रू परफॉर्मेंस बेस्ड रैंकिंग्स। तो परफॉर्मेंस बेस्ड रैंकिंग कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म भी होता है, जिससे क्या होगा बेसिकली सब स्टेट मतलब बेटर परफॉर्म करना चाहेंगे, जिससे जो कमीशन, जो प्लानिंग कमीशन का भी एक रोल है, साथ में फाइनेंस कमीशन का भी एक रोल है कि परफॉर्मेंस बेस्ड भी फाइनेंस डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, ठीक है। एक्सपेंशन ऑफ डिजिटल मीडिया, डीबीटी, ई गवर्नेंस रिक्वायर्स सेंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन हो जाएगा, क्योंकि इससे ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी।
डिबेट सराउंडिंग द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, एनईपी 2020 फॉर्म्स लॉज, इंक्रीजिंग डिमांड फॉर फिजिकल डिसेंट्रलाइजेशन की बात होती है, ठीक है। क्रिटिकल इवैल्यूएशन, क्योंकि इसमें बोला था क्रिटिकली एग्जामिन, तो क्रिटिकल इवैल्यूएशन आपको पॉजिटिव एस्पेक्ट, चैलेंजेस एंड द नेगेटिव एस्पेक्ट भी बताने हैं। तो पॉजिटिव में है कि यूनिटी एंड अकोमोडेटिव रीजनल डाइवर्सिटी, क्योंकि यहाँ पर आप आर्टिकल 1 में ही पढ़ेंगे, आर्टिकल 1 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेंशन्ड इट इज अ यूनियन ऑफ स्टेट, ठीक है, इट इज नॉट अ फेडरेशन ऑफ स्टेट। जैसे अमेरिका में क्या है, अमेरिका में जो वर्ड हुआ है फेडरेशन ऑफ स्टेट हुआ है, मतलब इट इज अ एग्रीमेंट बिटवीन द स्टेट टू मेक द यूनियन, राइट। 50 स्टेट्स है, 50 स्टेट्स में एग्रीमेंट हुआ कि हम अपना सेंटर बनाएंगे और ये स्टेट से इनको सेंटर को पावर मिली। बट इन इंडिया का यहाँ पर यूनियन ऑफ स्टेट्स है, राइट। यूनियन ऑफ स्टेट्स मतलब यहाँ पर ऐसे कोई स्टेट्स ने मिलकर कोई एग्रीमेंट नहीं किया, यहाँ पर सारे स्टेट केम टुगेदर बिकॉज ऑफ द सेंटर, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा कोई ना, यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है कि आप कभी भी चाहे तो एग्रीमेंट से हट सकते हैं, टूट सकते हैं, ऐसा कोई यहाँ पर स्कोप नहीं है। बट अमेरिका के फेडरलिज्म में है, ठीक है। तो यहाँ पर ये केम टुगेदर, द यूनिटी वाला पार्ट यहीं पे आ जाता है। आर्टिकल 1 में आप डाल सकते हैं यूनिटी वाला पार्ट। अकोमोडेटिव रीजनल डाइवर्सिटी, कोऑर्डिनेटेड रिस्पॉन्सेज होती है डिजास्टर एंड प्रिपेयर्डनेस के समय में, जैसे कोविड-19 में आप देखेंगे सबने मिलकर काम किया था, यहाँ पर कोई स्टेट पॉलिटिक्स देखने को नहीं मिला था, राइट। बैलेंस डेवलपमेंट थ्रू इंस्टीट्यूशनल कोऑपरेशन, राइट। चैलेंजेस क्या है, वही एक्सेसिव सेंट्रलाइजेशन होता है जो कि स्टेट की ऑटोनॉमी को अंडरमाइन कर देता है। अनइक्वल फिजिकल कैपेसिटी अमंग द स्टेट्स होती है, क्योंकि वन ऑफ द एजेंडा इज पॉपुलेशन भी होता है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का, ठीक है, डिवोल्यूशन का। पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट वीकेन द स्पिरिट ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, देखिए सरकारिया कमीशन, पंची कमीशन, राजमन्नार कमीशन के बारे में लिख सकते हैं। यहाँ पर आप ARC की सेकेंड रिपोर्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है। स्टैंडिंग कंसल्टेशन लिमिटेटिंग मिसयूजेस ऑफ आर्टिकल 356, क्योंकि ये बेसिकली उससे रिलेटेड है, प्रेसिडेंट रूल से, ठीक है। एंड एनहेंसिंग द रोल ऑफ द इंटरस्टेट काउंसिल, इंटर जोनल काउंसिल की बात की गई, इंटरस्टेट काउंसिल की बात की गई है, राइट। तो यहाँ पर कंक्लूजन आप ऐसे डाल सकते हैं, सेंट्रलाइज कॉन्स्टिट्यूशन बॉर्डर है, GST काउंसिल, फाइनेंस कमीशन एंड द स्टेट इंटरस्टेट काउंसिल इज अ बेसिकली कोऑपरेटिव फेडरलिज्म एंड द कॉम्पिटिटिव एंड कोऑपरेटिव, कॉम्पिटिटिव एंड कोलैबोरेटिव गवर्नेंस की बात करता है, ट्रांसपेरेंसी के लिए। देखिए मैंने यहाँ पर इसमें यही किया है, ठीक है। थिंकर्स क्या क्या डाल सकते थे, ग्रेवलिन ऑस्टिन का इंडियन फेडरलिज्म इज अ कोऑपरेटिव एंटरप्राइजेस, ठीक है। इंडियन फेडरलिज्म की उन्होंने कैसे बात की थी, लेट मी लुक, देखिए यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पर कोऑपरेटिव एंड कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म हटाया तो वहां पर मैं लिख दिया उनकी कोटेशन, फेडरलिज्म इज नॉट मियरली अ कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट बट लिविंग प्रोसेस ऑफ शेयर्ड गवर्नेंस, शेयर्ड गवर्नमेंट बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट एंड पर से ऑल्सो विद लोकल गवर्नमेंट्स, ठीक है। ग्रेवलिन ऑस्टिन ने कही थी, ये हमारे थिंकर्स आ गए हैं इसमें। एंड केसी वारे के बारे में हमने देख लिया था इन द इंट्रो इटसेल्फ, ठीक है। यहाँ पर हमने केसी वारे, ग्रेवलिन ऑस्टिन, इंडिया इज अ क्वासी फेडरल स्टेट विद यूनिटरी बायस, केसी वारे ने बोला था। ग्रेवलिन ऑस्टिन ने इंडियन फेडरलिज्म इज अ कोऑपरेटिव एंटरप्राइजेस, मॉरिस जॉन्स ने बार्गेनिंग फेडरलिज्म भी बोला है इसको, ठीक है। सरकारिया कमीशन की बात होगी, पंची कमीशन की बात होगी, रिकमेंड द स्टैंडर्ड कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, स्टेट ऑटोनॉमी एंड कंसल्टेशन को एडवोकेट करने की बात की है। देखिए कीवर्ड्स क्या क्या आपके आने ही चाहिए, quasi federalism, cooperative, competitive, collaborative, this kind of the federalism you have to know that. Fiscal federalism, 7th schedule, residuary power, article 356, GST bill, and because GST council is a very much recent development, right? Decentralization, state governance, constitutional morality, asymmetrical federalism, you also talk about the asymmetrical federalism, same have the center bias or center towards center tilted, right? tilted towards the center और center bias भी कह सकते हैं, और state वाला पार्ट है। एग्जाम इवेल्युएशन एडिशन 2 to 3 लाइन में आप ऐसे कर सकते हैं। वैल्यूएशन में स्ट्रॉन्ग स्टेट मेक अ स्ट्रॉन्ग नेशन, सरकारिया कमीशन ने कहा था स्ट्रॉन्ग स्टेट्स मेक अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, तो यहीं से आप कर सकते हैं यूनियन ऑफ द स्टेट्स, ठीक है। सेम आर्टिकल 1 मैंने आपको बात कर ली थी, कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट हाईलाइटिंग द इंडस्ट्रिकेबल यूनियन विद द इंडस्ट्रिकेबल स्टेट, मतलब यूनियन तो यूनियन टूट के जुड़ के बन सकता है, बट स्टेट ऐसा नहीं हो सकता कि टूट के और जुड़ के बन सके। आर्टिकल 3 और आर्टिकल 2 और 3 में देखेंगे कि आर्टिकल 4 में क्या लिखा हुआ है, आर्टिकल 2 और 3 में क्या मेंशन किया गया और क्या बोला गया। आर्टिकल 4, इट इज नॉट कंसिडर्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, इट इज बेसिकली एज अ सिंपल अमेंडमेंट, ठीक है। ठीक है, तो हमने 1 इज, आई गेस मैंने आपको आधा घंटा तो 1 पढ़ाने में ले लिया,
let's question number 1. Let's discuss question number 2. Discuss the impact of globalization, liberalization and privatization on the state politics in India. We know that LPG reform 1991 के समय में आए, तो उस समय you have to know that उस समय पावर में कौन सी गवर्नमेंट पावर में थी, उनकी क्या आइडियोलॉजीज थी, राइट. लेट्स सी दिस. तो इसमें देखते हैं ये एलपीजी रिफॉर्म 1991 में इंट्रोड्यूस हुई थी. लीडर पीएम कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव. एंड द फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह. वेरी फेमस पर्सनालिटी डॉक्टर मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर थे. ठीक है, पॉलिटिकल इकोनॉमी के लिए किया था. ठीक है, रिड्यूस स्टेट कंट्रोल, एनकरेज प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, इंटीग्रेटेड इंडिया विद ग्लोबल इकोनॉमी के लिए. ठीक है, सिग्निफिकेंट स्टेट पॉलिटिक्स को इन्होंने शेप्ड किया. अल्टरनेटिंग सेंटर स्टेट रिलेशंस, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, गवर्नेंस, रीजनल डेवलपमेंट. तो ये कीवर्ड्स आपके इसमें आने चाहिए. Same goes with the one quotation. Globalization encompasses the world and intensifies social, economic and political interactions. ठीक है, तो एंटोनियो गिडेन ने कहा था, ये भी very much famous personality of the political science area. ठीक है, तो global embraces the world and intensifies social, economic and political interactions. ठीक है, तो यहाँ पर impact of globalization पूछा है ना, तो यहाँ पर हम वही बात करेंगे. Impact of LPG's reform on state politics. तो स्टैंडिंग कॉम्पिटेटिव फेडरलिज्म, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से कॉम्पिटेटिव फेडरलिज्म आया, क्योंकि तो इन्वेस्टर फ्रेंडली पॉलिसीज बनी. स्टेट्स जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक एंड तेलंगाना मेजर इन्वेस्टमेंट हब्स हो गए. जैसे कि आप देखेंगे कर्नाटका के बेंगलुरु में हाई टेक बिजनेस कंपनीज है, राइट. तो वेरी मच बिकॉज ऑफ द एलपीजी यहाँ पर हाई टेक कंपनीज आई. दिल्ली के साइड, यूपी के साइड, नोएडा, गुड़गांव, दीज एरियाज वेरी मच वहाँ पर बहुत ज़्यादा ही बिजनेस एरियाज है, जहाँ पर वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बहुत है. सेम गोज विद एनकरेज कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, इनोवेशन एंड गवर्नेंस. एग्जाम्पल में वाइब्रेंट गुजरात समिट सिग्निफिकेंट ग्लोबल इन्वेस्टमेंट की तरह देखा जाता है. ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटर स्टेट रिलेशन. देखिए, जो मैं आपको आंसर बता रही हूँ ना, वेल स्ट्रक्चर्ड आंसर, इट इज बेस्ड ऑन द यूपीएससी आंसर राइटिंग टेक्निक. ठीक है, स्मार्ट आंसरिंग जो करते हैं यूपीएससी आंसर राइटिंग टेक्निक के थ्रू मैं आपको बता रही हूँ कि एक एमए के स्टूडेंट को आंसर कैसे लिखना चाहिए. तो आप ऐसा मत सोचना टू मच कंटेंट और वी हैव टू राइट दिस. इफ यू राइट अ यूपीएससी प्रो एस्पिरेंट आंसर, इट्स उसको आप अपने एग्जाम में प्रोड्यूस करेंगे, इट इज गोइंग टू बी अ वेरी हाई स्कोरिंग, राइट, पेपर. सो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्टेट सेंटर रिलेशन की बात करें तो सेंटर्स डायरेक्ट कंट्रोल ओवर इकोनॉमी प्लानिंग होती है. प्लानिंग कमीशन एंड नीति आयोग इंक्रीज पॉलिसीज कंसल्टेशन, पॉलिसी पार्टनरशिप एंड द स्टेट पार्टिसिपेशन. ग्रेटर एम्फोसिस ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात की, जैसे कि ग्रेवलिन ऑस्टिन ने भी बात की थी कि इंडियन फेडरलिज्म इज अ कोऑपरेटिव एंटरप्राइजेस. तो ऐसे 3-4 थिंकर्स है, केसी वारे, गिरेन, ऑस्टिन, और 3-4 कमीशन, सरकारी कमीशन, पंची कमीशन, राजमन्नार कमीशन, सेकेंड एआरसी रिपोर्ट. तो यू हैव टू जस्ट रिमेंबर दिस वन एंड यू जस्ट रिमेंबर दिस वन एंड जस्ट मेक श्योर दैट ये सारे आपके एग्जाम्पल्स हर एक क्वेश्चन में आए जाए, क्योंकि पूरा पेपर ही बेस्ड है सेंटर स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया से. ठीक है, राइज ऑफ रीजनल पार्टीज कैसे हुई, क्योंकि रीजनल ऑटोनॉमी की डिमांड बढ़ने लग गई. ठीक है, इन्फ्लुएंस नेशनल पॉलिसी थ्रू कोलिएशन गवर्नमेंट. जैसे कि हम बात करते हैं अभी जो ये तमिलनाडु में इलेक्शंस हुए थे, अभी थालापति जी सीएम बने हैं, तो उनकी एक रीजनल पार्टी है वहाँ की. नॉर्थ ईस्ट में अपनी एक रीजनल पार्टी है, बट जो कोर इंडिया और सेंट्रल इंडिया का पार्ट है, नॉर्थ इंडिया का पार्ट है, यहाँ पर आपको सेंटर ओरिएंटेड पार्टीज देखने को मिलेंगी. बट जो थोड़ी एरियाज हैं जहाँ पर ज़्यादा रीच नहीं होता पावर डेवलपमेंट का, तो वहाँ पर है ना रीजनल पार्टी ही आती है, क्योंकि वो बेसिकली रीजनल के एस्पिरेशन और डिमांड्स पे ही बेस पे आती है. ठीक है, इसलिए उनको वोटिंग भी वहाँ ज़्यादा मिलती है. डीएमके हो गए, टीडीपी हो गए, बीजेडी हो गए, टीआरएस, शिवसेना पार्टी, जैसे महाराष्ट्र में फेमस है शिवसेना पार्टी. इकोनॉमिक ग्रोथ एंड रीजनल डिस्पैरिटीज. ठीक है, developed state benefited more globalization to the stronger infrastructure and skilled labor. जैसे कि skilled labor और strong infrastructure की बात करें, महाराष्ट्र साइड, दिल्ली, यूपी के नोएडा, गुड़गांव साइड, कर्नाटक के बेंगलुरु साइड, यहाँ पर आपको ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एलपीजी रिफॉर्म ज़्यादा प्रोग्रेसिवली देखने को मिला एज कम्पेयर टू छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट. इफ यू टॉक अबाउट द ओडिशाज एरिया, यहाँ पर इतने नहीं देखने को मिले थे. ठीक है, Bihar, Jharkhand, Odisha were faced slower industrial growth, dividing regional inequalities, because we have to find the skilled labor as well as stronger infrastructure. ठीक है, Amartya Sen argued that economic growth must be accompanied by the social justice and human development. अमर्त्य सेन जी की है, जो very famous personality in economics and geography.
Social and political challenges same face market violative affecting labor unions, movement demanding inclusive development, farmer protest, नर्मदा बचाओ आंदोलन, एंटी लैंड एक्विजिशन मूवमेंट, मतलब ये डेवलपमेंट से और भी तो एंटी चीज़ें भी हुई थी जो बियॉन्ड द स्कोप ऑफ डेवलपमेंट गया, जैसे कि इन्वायरमेंटल क्राइसिस होने लगे थे, यू नो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस ऑन द वे ऑफ द स्किल लेबर से हुआ, उससे क्या हुआ, लो वेजेस की कंडीशन, यू नो मैकेनाइजेशन, एलपीजी केप टू द आइडिया ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, मैकेनाइजेशन वाला एरिया, कोऑपरेटिव एमएनसीज आने लग गए, बीपीओस आने लग गए, केपीओस, राइट। क्रिटिकल इवैल्यूएशन इम्पैक्ट क्या क्या हुआ, पॉजिटिव इम्पैक्ट, इन्वेस्टमेंट बढ़ी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ, फिजिकल ऑटोनॉमी एंड इनोवेशन इंक्रीज हुई, पार्टिसिपेशन स्टेट ग्रेटर ऑटोनॉमी बढ़ी। इफ यू टॉक अबाउट द नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ द ग्लोबलाइजेशन, एलपीजीज, regional and social inequalities technically because of the limited social infrastructure development and limited skilled labor, right? Distribution of investment, weakening of the labor protections, ठीक है, and the rise influenced by the multinational corporation on multi public policies में भी थोड़ा सा देखिए यहाँ पर जो बात हुई लेबर प्रोटेक्शंस को, यहीं पे ईपीएफओ का आप देखेंगे, ये होता है ना उनका पेंशन रिलेटेड एक एरिया होता है जहाँ पर ईपीएफओ इनको प्रोटेक्ट करती है। यहाँ पर आपको एक गिग इकोनॉमी के बारे में पता चलेगा, लाइक रैपिडोज वाले होते हैं, ब्लिंकिट्स, जैप्टोज, जोमैटोज वाले होते हैं ना, जो गिग इकोनॉमी की तरह काम करते हैं। इनको ये ऑर्गेनाइज सेक्टर में नहीं रहते, बेसिकली नॉन ऑर्गेनाइज सेक्टर के जो लेबर्स होते हैं इनको इतनी प्रोटेक्शन नहीं होती, बिकॉज ऑफ दीज फ्रीलांसर्स वाले हो गए, उनको भी इतनी प्रोटेक्शन नहीं होती है। तो जोसेफ स्टिग्लिट्ज caution that globalization without equitable institution can widen inequality, ठीक है। कंक्लूजन आपको सेम दे देना है, स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया, कॉम्पिटिटिव एंड कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, इकोनॉमिक एफिशिएंसी एंड सोशल जस्टिस, बैलेंस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की थी, ग्रोथ इज मीनिंगफुल ओनली व्हेन इट इज इंक्लूसिव, अमर्त्य सेन जी ने कही थी। थिंकर्स यू हैव टू रीच दिस, Antonio Gideon, Austin, Amartya Sen, Joseph, E.V. Ramaswamy and the Manmohan Singh, architect of the Indian 1991 economy reforms, ऐसे लिख सकते हैं हम। And the keywords आपको you have to write these keywords which already I mentioned, good governance, right? और जैसे minimum governance and maximum governance की बात हुई है। Value addition में reform should only increase growth but also improve equality and opportunity, अमर्त्य सेन। केस स्टडी डाल सकते हैं, वाइब्रेंट गुजरात समिट है जो कि कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म पे बेस्ड है। कंटेम्प्रेरी लिंक कैसे डाल सकते हैं, जीएसटी काउंसिल, नीति आयोग, कोलैबोरेटिव इकोनॉमिक गवर्नेंस की बात करते हैं, ठीक है। तो दीज आर द एरियाज। एग्जामिन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडियन पार्टी सिस्टम सिंस 1980s, एक्सप्लेन द राइज ऑफ रीजनल पार्टीज एंड कोलिएशन पॉलिटिक्स, ठीक है। तो यहीं पे आप बात करेंगे कि मल्टी पार्टी सिस्टम कैसे हुआ। पहले इंडिया इज अ मल्टी पार्टी सिस्टम, बट डोमिनेंट जो वन पार्टी सिस्टम डोमिनेट था बिफोर 1977 के बिफोर, ठीक है। फिर उसके बाद जनता पार्टी, बीजेपी एंड अदर पार्टीज केम इनटू पावर, एंड फिर यहाँ पर जो हम देखते हैं स्टेट के टुकड़े होने लग गए थे, इंडिपेंडेंट स्टेट्स अमर्ज हुई। उसके बाद हम इंडिपेंडेंट स्टेट्स अमर्ज होने के बाद उनके न्यू एस्पिरेशन नीड्स आए, तो उनसे रीजनल पार्टीज बनी। रीजनल पार्टीज तो बनी लेकिन उनके पास इतने वैल्यू वोट्स नहीं थे, ठीक है। तो फिर वो वैल्यू वोट्स इंक्रीज करने के लिए टू पार्टी मर्ज टुगेदर एंड फॉर्म अ गवर्नमेंट कोलिएशन पार्टी बनी, राइट। आया राम गया राम उसी समय का ये स्लोगन भी है। एंटी डिफेक्शन लॉ भी 10 शेड्यूल के अंदर उसी समय ही लाया गया था, 51 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 52 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। तो दीज आर द थिंग्स बेसिकली मैंने बताया, ठीक है। बहुत बहुत कुछ है पढ़ने को, बट यू हैव टू जस्ट नैरो इट डाउन टू द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। तो यही बात हुई ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ इंडियन पार्टी सिस्टम का। यहाँ पर टाइमलाइन भी बता दिया कि 1980s के समय में, एंड एक्सप्लेन द राइज ऑफ रीजनल पार्टी एंड कोलिएशन पॉलिटिक्स। तो वही बात करेंगे, इंडियन पार्टी सिस्टम अंडरगॉन प्रोफाउंड ट्रांसफॉर्मेशन 1980s में। वन पार्टी डोमिनेंट सिस्टम थी जो कि कांग्रेस थी, राइट। फिर मल्टी पार्टी आई, फिर कोलिएशन बेस्ड आई। ये आपको ऐसे होगा, पहले वन पार्टी आई, उसके बाद आई ये मल्टी पार्टी आई, एंड देन कोलिएशन बेस्ड आई, जैसे एनडीए, ऊपा, इंडिया अलायंस, ठीक है। दीज आर द एग्जाम्पल्स। Political parties are the indispensable link between the people and the government. Rajni Kothari ने कही है, very much personality in political science and also in sociology perspective. Transformation of the Indian political system, decline of Congress governance, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन बतानी है हमें
1980s के समय में वन पार्टी टू मल्टी पार्टी टू द कोलिएशन गवर्नमेंट। तो वही पता है डिक्लाइन कैसे हुआ कांग्रेस पार्टी का। अंडर लेट 1980s कांग्रेस पार्टी डोमिनेटेड नेशनल एंड स्टेट पॉलिटिक्स। फिर 1989 की जनरल इलेक्शन में वन पार्टी डोमिनेंस एंड द बिगनिंग ऑफ द कोलिएशन गवर्नमेंट बिकॉज ऑफ द अराइवल ऑफ द जनता पार्टी, नीलम संजीवा रेड्डी जी की पार्टी थी, ठीक है। रीजनल एस्पिरेशन एंड एंटी incumbency weakened the Congress across our state। क्या था? रीजनल एस्पिरेशन, डिमांड्स, नीड्स एंड एंटी इंकम्बेंसीज weakened the Congress across the several state। ठीक है। फिर रजनी कोठारी जी की वही डिस्क्राइब द अर्ली फेज एट द कांग्रेस सिस्टम वेयर इज कांग्रेस फंक्शन एट द सेंट्रल एक्सिस ऑफ द पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन। तो रजनी कोठारी जी ने जो अर्ली फेज कही है उसको कांग्रेस सिस्टम की तरह कहा, क्योंकि कांग्रेस सिस्टम ही पूरे इंडिया में डोमिनेंट था, एज वेल एज सेंटर एज वेल एज रीजनल पार्टीज। राइज ऑफ द रीजनल पार्टीज, assertion of regional identity and culture की बात हुई because of the formation of the new states, right? States form हो रहे थे on the linguistic and regional disparities पे बेस पे। JPP की जो हमारी JPP जी की कमीशंस आई थी, फजल कमीशन आई थी, उसमें भी बात की थी कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे बनाया गया था, आंध्र प्रदेश को फॉर्म किया गया। फिर मेनी मोर स्टेट्स केम इनटू एग्जिस्टेंस। तो विद द एग्जिस्टेंस ऑफ द मेनी मोर स्टेट्स द न्यू आइडिया ऑफ कल्चरल आइडेंटिटी, political identity, regional identity came into existence, and this made to the emergence of the regional aspiration and the anti-incumbencies of the Congress, which make the new parties came into existence। तो these are the things basically, ये सारे interlinked है, ठीक है। JPP की एक्शंस ये होगा कि वहाँ पर ऐसे डिमांड आई थी न्यू स्टेट। आपको ये पढ़ना चाहिए कि जैसे कि जवाहरलाल नेहरू, मेनी मोर एक्टर्स इन्वॉल्व इन दिस। तो उसको JPP एक्शंस कमीशंस के देखा जाता है, इसको लिंग्विस्टिक एंड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द स्टेट्स के बारे में होता है, ठीक है। तो ये स्टेट ऑटोनॉमी हुई, कास्ट, लैंग्वेज, एथनिसिटी, रीजनल डेवलपमेंट मोबिलाइज्ड हुआ, नेशनल पार्टीज डिक्लाइन हुए मैनी स्टेट्स में। एग्जाम्पल देखिए DMK एंड तमिलनाडु में DMK एंड AIA DMK देख सकते हैं। TPD आंध्र प्रदेश में, BJD, शिवसेना, TRS आप दिल्ली एंड पंजाब में भी। बेसिकली अब दिल्ली से भी हट गई है आप, अब नाउ इट इज पंजाब ओनली। दिल्ली में कांग्रेस की पार्टी आ चुकी है, CM रेखा गुप्ता के अंदर, ठीक है। इंडियन फेडरलिज्म बाय रिप्रेजेंटिंग लोकल इंटरेस्ट एट द नेशनल लेवल, ठीक है। तो रीजनल पार्टी स्टैंडर्ड क्यों इंडियन फेडरलिज्म को लोकल इंटरेस्ट को नेशनल लेवल पे उजागर कर सके, ठीक है। एमरजेंस ऑफ द कॉलेज पॉलिटिक्स, ठीक है। तो नो सिंगल पार्टी सिक्योर्ड अ स्टेबल पॉलिटिकल मेजोरिटी 1918 एंड 2014 के समय में, लीडिंग अ कोलिएशन गवर्नमेंट। जैसे नेशनल फ्रंट इतने में आई, यूनाइटेड नेशन, NDA एंड UPA, अब इंडिया अलायंस चल रही है कांग्रेस एंड अदर्स की, ठीक है। तो कंसेंसस बिल्डिंग के लिए हुआ था। सोशल जस्टिस एंड आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, मंडल कमीशन 1980s में ट्रांसफॉर्म पार्टी पॉलिटिक्स, जिसकी OBC, दलित एंड minority group became significant political actors because of the Mandal Commission and the reservation of seats in the political sphere as well for the educational and economic spheres। देखिए राजवाड़ी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल एंड बहुजन समाज पार्टी BSP, ठीक है। एंड इफ वी टॉक अबाउट द क्रिस्टोफर Jaflot argues that the rise of lower caste politics represent the silent revolution in Indian democracy। Very much famous statement, right? And very much suited for this answer, ठीक है। कि कैसे rise of the lower caste politics आया, उससे silent revolution हुआ Indian democracy में, इसलिए one party to multi party to coalition government start हुई। क्रिटिकल इवैल्यूएशन पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या रहे, फेडरलिज्म को स्टैंडर्ड कर रहा था, रीजनल एंड मार्जिनलाइज्ड ग्रुप को रिप्रेजेंट किया, कोलिएशन बेस्ड डिसीजन मेकिंग हुई, कंपटीशन, डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन हुआ। अब के चैलेंजेस क्या होगा, इंस्टेबिलिटी आई, कोलिएशन बेस्ड, ठीक है। अपॉर्चुनिस्टिक अलायंसेस बनी गई, डिफेक्शंस हुए, अंडर शेड्यूल 10, ठीक है। एंटी डिफेक्शन लॉ भी आया गया अंडर आर्टिकल 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, जिसमें स्लोगन भैया आया राम गया राम उसी समय में आया था। आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, ठीक है, ओवरशैडिंग डेवलपमेंट इश्यूज, इंक्रीज इन्फ्लुएंस ऑफ रीजनल बार्गेनिंग एंड नेशनल पॉलिसी मेकिंग में हुआ। पॉल आर ब्रास ऑब्जर्व्ड दैट इंडियाज पार्टी सिस्टम हैज बिकम इंक्रीजिंगली फ्रेगमेंटेड येट सोशली रिप्रेजेंटेटेड। वो फ्रेगमेंटेड तो हुए, उनका फ्रेगमेंटेशन हुआ, बट सोशली रिप्रेजेंटेड हुआ ड्यू टू द मंडल कमीशन OBC SC STs का रिप्रेजेंटेशन आया इन द पॉलिटिकल स्फेयर एंड द पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन ऑफ द मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज हुआ, जिससे रीजनल एस्पिरेशन एंड कल्चरल आइडेंटिटी, पॉलिटिकल आइडेंटिटी का एस्पिरेशन आया, जिससे वहाँ पर रीजनल पार्टीज बनी। सोशली रिप्रेजेंटेटेड तो हैं लेकिन फ्रेगमेंटेड है, क्योंकि वहाँ पर कोई एक पॉलिटिकल पार्टी की स्टेबिलिटी नहीं है, इंस्टेबिलिटी, जिससे कोलिएशन गवर्नमेंट इमर्ज हुए टिल 2014 तक, 2014 तक
उसके बाद तो आप देख रहे हैं बीजेपी पार्टी केम इनटू एग्जिस्टेंस, और उसके बाद तो ये कोलिशन गवर्नमेंट हट गया, अब ये वन पार्टी मेजोरिटी बेस्ड ही है। कुछ कुछ एरियाज में अदर पार्टीज भी है, बट मोर ऑफ लेस बीजेपी इज मोर डोमिनेटेड एट दिस टाइम। ठीक है, मल्टी पार्टी कोलिशन, फेडरल पॉलिटिक्स, ठीक है, पावर शेयरिंग, अकोमोडेशन ऑफ इंडियाज वास्ट सोशल एंड रीजनल डाइवर्सिटी। तो ये हो गया। फिर इसमें होगा कोलिशन पॉलिटिक्स रिफ्लेक्ट द डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया रेदर देन वीकेस्ट अटल बिहारी वाजपेयी जी के। थिंकर्स आप देख लेना, थिंकर्स कीवर्ड्स मेंशन आल्सो देयर, एंड द एग्जाम वैल्यू एडिशंस भी मैंने डाल दी। केस स्टडी आप डाल सकते हैं, जनरल इलेक्शन 1898 के राइज ऑफ रीजनल पार्टीज हुई थी, मंडल कमीशन 1919 में आया था, एंड उसी के बाद मंडल आफ्टर द कमिंग ऑफ द मंडल कमीशन, उसके बाद ही राइज ऑफ द रीजनल पार्टीज आई। तो मंडल कमीशन को आप टाइमलाइन याद कर सकते हो 1919, एंड द जो 1919 से पहले एक साल पहले 1989 में जनरल इलेक्शन ही हुए थे। ठीक है, कंटेम्प्रेरी लिंक्स देख सकते हैं, पार्लियामेंट्री मेजोरिटी सिंस 2014 से ही पार्लियामेंट्री मेजोरिटी है। ठीक है, मैनी स्टेट रिमेन डिसिसिव इन द राज्यसभा में भी रोल इंटर स्टेट नेगोशिएशन राज्यसभा में देखने को मिलता है। ठीक है, एंड डिस्कस द मेजर डिटर्मिनेंट्स ऑफ द वोटिंग बिहेवियर इन इंडिया, इवैल्यूएट द रोल ऑफ कास्ट, रिलीजन, क्लास, रीजन एंड मीडिया इन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। ठीक है, वोटिंग बिहेवियर की बात कर रहे हैं, लेट्स गो फॉर इट। तो वोटिंग बिहेवियर होता क्या, यू जस्ट डिफाइन इट, रिफर्स टू पैटर्न ऑफ चॉइस मेड बाय द वोटर्स ड्यूरिंग द इलेक्शन। पैटर्न ऑफ चॉइस है ये। इन वोटिंग बिहेवियर कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल, साइकोलॉजिकल फैक्टर होते हैं, और इसी के वोटिंग बिहेवियर्स को इन्फ्लुएंस करेंगे। आइडिया ऑफ फ्री वीज, इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स देखने को मिले, तो फ्री वीज को भी कुछ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने फ्री वीज पे भी कुछ तहत तक लिमिट किया है, और इलेक्ट्रोल बॉन्ड को तो खत्म ही कर दिया है। बेसिकली ये कुछ माध्यम थे टू इन्फ्लुएंस द वोटिंग बिहेवियर ऑफ द पीपल। ठीक है, चॉइसेस एंड पैटर्न्स ऑफ द वोटिंग बिहेवियर। ठीक है, जैसे कि रीजनलाइजेशन बता दिया, वोटिंग इज एट वन अ राइट एंड अ रिस्पॉन्सिबिलिटी शेपिंग द फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी। अम्बेडकर जी ने कहा था मेजर डिटर्मिनेंट ऑफ वोटिंग बिहेवियर कास्ट है। कास्ट कैसे करता है, जैसे इंडिया में तो कास्ट सो इंग्रेन्ड है कि सब सोचते हैं ना अपने कास्ट के ही लोग को वोट करेंगे, ऐसा वाला आइडिया चलता है। जैसे कि बीएसपी मोबिलाइजेशन ऑफ दलित एंड उत्तर प्रदेश, एसपी सपोर्ट ओबीसी, जो जिसको सपोर्ट करता है उसी से ज्यादा वोटिंग मिलती है। If we talk about the BJP came to win another Hindu based ideological ideas, बट तो यहाँ से तो हिंदू सपोर्टिंग ज़्यादा मिल रही है एंड मुस्लिम सपोर्टिंग नहीं मिल रही है। ऐसे एक रिसर्च पेपर में पब्लिश हुआ था, एज वेल एज इन आर्टिकल्स टू। ठीक है, तो ये हो गया मुस्लिम यादव कोलिशन इन बिहार, आरजेडी इसकी है। रजनी कोठारी ने भी कही पॉलिटिक्स इन इंडिया इज इंक्रीजिंगली शेपन बाय कास्ट इटसेल्फ एंड बिकम पॉलिटिकलाइज। तो यहाँ पर एक टर्म आता है कास्टिसाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। यहाँ पर एक टर्म है कास्टिसाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स एज वेल एज पॉलिटाइजेशन ऑफ कास्ट। तो ये जो टर्म है सोशियोलॉजी में भी पढ़ते हैं हम, पॉलिटिकल साइंस में है कि पॉलिटिसाइजेशन ऑफ कास्ट कैसे हो रहा है, कास्टिसाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स कैसे हो रहा है। कास्ट पे बेस पे पॉलिटिकल पार्टीज बन रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज कास्ट को ही फेवर कर रही है। तो दीज आर द टर्म्स, राइट। तो कास्टिसाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, पॉलिटाइजेशन ऑफ कास्ट। ठीक है, तो रिलीजन पे कैसे बेस्ड है, राम जन्मभूमि मूवमेंट देखा था, माइनॉरिटी वोटिंग पैटर्न इन several स्टेट, पॉल आरब्रास हाईलाइटेड द रोल ऑफ कम्युनल मोबिलाइजेशन शेपिंग इलेक्टोरल रोल्स। राम जन्मभूमि पे तो बहुत ज्यादा ही वो हुआ था। ठीक है, क्लास इकोनॉमिक फैक्टर्स, मनरेगा, पीएम किसान, फूड सिक्योरिटी स्कीम, अमर्त्य सेन एम्फसाइजेस द डेवलपमेंट शुड बी ह्यूमन कैपेबिलिटीज नॉट मेरे इकोनॉमिक ग्रोथ। तो ह्यूमन कैपेबिलिटीज डेवलपमेंट पे बात हुई है। ठीक है, तो इसी से क्लास बेस भी हो रहा है। रीजनल आइडेंटिटी कैसे शेप इन कर रही है, जैसे कि कुछ कुछ रीजन्स में अपने रीजनल पार्टीज फॉर्म्ड हो रहे हैं बिकॉज ऑफ द रीजनल एस्पिरेशंस, अराइवल ऑफ द रीजनल आइडेंटिटी, कल्चरल आइडेंटिटी, पॉलिटिकल आइडेंटिटी, राइट। जैसे कि डीएमके में तमिलनाडु इतने थलपति जी को वोटिंग मिली, बीजेडी पे ओडिशा पे, टीपीडी में आंध्र प्रदेश, आरपीएस एंड इस पे आता तेलंगाना। तो इससे आपको इंडियन फेडरलिज्म एंश्योरिंग द रिप्रेजेंटेशन द लोकल इंटरेस्ट, राइट। मीडिया एंड सोशल मीडिया कैसे इन्फ्लुएंस करती है, इलेक्शन कैंपेन्स आप देख सकते हैं। सोशल मीडिया में इतने प्लेटफॉर्म्स होते हैं, एक्स, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप में, जिसमें आर्टिकल्स चलते रहते हैं कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी का क्या मैनिफेस्टेशन है, उसी से बेसिकली वोटिंग बिहेवियर होता है। मार्शल मैकलुहन, द मीडियम इज द मैसेज। ठीक है, थ्रू द सोशल मीडिया क्रिटिकल इवैल्यूएशन देना है आपको, अवेयरनेस बढ़ती है, पार्टिसिपेशन होता है, अकाउंटेबिलिटी एंड पार्टिसिपेशन ऑफ यूथ है होता है एंड वुमेन। चैलेंजेस क्या है, वही कास्टिसाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स हो जाता है,
कास्ट बेस्ड कम्युनल पोलराइजेशन हो जाता है, मनी एंड द मसल्स पावर, जैसे फ्रीबीज एंड इलेक्टोरल बॉन्ड्स की बात की, फेक न्यूज एंड मिस इन्फॉर्मेशन थ्रू द सोशल मीडिया, कुछ कुछ फेक मीडियाज होते हैं जो कि ऑन द बेसिस ऑफ मॉनिटरी प्रॉफिट वो कुछ कुछ फेक न्यूज फैलाते हैं। आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की बात हो गई। योगेंद्र यादव जी ने आर्ग्यू भी किया कि वोटिंग बिहेवियर इज इंक्रीजली शेप्ड बाय द आइडेंटिटी ऑफ परफॉर्मेंस। ठीक है, कंक्लूजन दे देना है। सेम गोज विद थिंकर्स एंड स्कॉलर्स, मैंने मेंशन कर दिए हैं। वोटिंग वाला भी हो गया है। एंड द वैल्यू एडिशन में आप ये देख सकते हैं, द इंडियन वोटर इज नो लॉन्गर मेरली अ कैप्टिव ऑफ कास्ट, इंक्रीजिंगली द वोटर इज ऑल्सो अ जज ऑफ गवर्नेंस। ठीक है, योगेंद्र यादव जी की लाइन है। केस स्टडी आप डाल सकते हैं 2014 या 2019 के जनरल इलेक्शन में, जहां पर ग्रोइंग हो रहा था लीडरशिप वेलफेयर स्कीम्स, मीडिया कैंपेन से ग्रो हुआ था। फिर कोर्ट ने फिर पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया में एक केस चला था जिसमें बोलता राइट टू नो अबाउट कैंडिडेट्स इज अ पार्ट ऑफ द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन अंडर आर्टिकल 19(1) सब क्लॉज ए। ठीक है, नेक्स्ट मूव टू क्वेश्चन नंबर 1। यस, to explain the cause of interstate water disputes in India, discuss the constitutional mechanism for resolving the interstate conflict. तो interstate basically interstate conflict में हम water dispute as a conflict पढ़ते हैं, water वैसे river water dispute पढ़ते हैं उसे, तो वही बात हो रही है। तो interstate water disputes two or more states के बीच में होता है over the sharing of the water and utilization of the rivers inflowing water। 80% ऑफ इंडिया मेजर रिवर्स इन द स्टेट रिवर्स हैं। इंटर फेडरलिज्म बेसिकली इसमें क्या होता है, इंटरवेज डिस्प्यूट्स में मेगा प्रोजेक्ट, मेगा डैम प्रोजेक्ट फॉर द हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी के लिए क्या होता है, डैम्स बनाए जाते हैं। जिससे क्या होता है, जो एक रिवर है ना 3-4 स्टेट से फ्लो हो रही होती है, जहाँ से ओरिजिन पॉइंट होता है वहाँ पर ये डैम्स बन जाते हैं, जिससे फ्लोइंग ऑफ द रिवर रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। फिर बाकी लोगों को वाटर शेयरिंग एज सच नहीं मिलती जितना उनका नीड होता है, तो वहाँ से डिस्प्यूट्स अराइज हो जाते हैं। इफ यू गोज विद द कावेरी वाटर डिस्प्यूट, कृष्णा वाटर डिस्प्यूट, व्यास रिवर वाटर डिस्प्यूट, एज वी गो टू द इंडस वाटर डिस्प्यूट जब इंडिया एंड पाकिस्तान का होता है। सेम गोज विद ब्रह्मपुत्र वाला डिस्प्यूट। ठीक है, वाटर इज द ड्राइविंग फोर्स ऑफ नेचर बट इक्विटेबल शेयरिंग इज द ड्राइविंग फोर्स ऑफ फेडरल हार्मनी। ठीक है, फेडरल हार्मनी के लिए इंस्पायर्ड बाय द लियोनार्डो द विंची। Leonardo da Vinci is the basically a painter. ठीक है, cause of the inter was dispute, unequal distribution of water resources. Of course we know that कि dispute क्यों होगा, जहाँ पर आपको equal access नहीं मिलेगा, unfair equal access नहीं मिलेगा, unfair types of चीजें होंगी, जहाँ पे वहीं पे dispute होता है, राइट। तो वही है कि unequal distribute होता है। कावेरी रिवर की बात कर ले कर्नाटका एंड तमिलनाडु में। इंक्रीजिंग डिमांड फॉर वाटर, ठीक है, डेंसिटी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, पॉपुलेशन डेंसिटी इंक्रीज, डिमांड हो रहा है, सप्लाई कम हो रहा है एंड डिमांड इंक्रीज हो रहा है, तो वही है। नेचुरल की कैरिंग कैपेसिटी कम हो रही है, तो वही है नेचर की। कृष्णा रिवर डिस्प्यूट महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश के बीच में हो रहा है बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ वाटर बिटवीन द दीज 4 टाइप्स ऑफ स्टेट्स। पॉलिटिकल एंड रीजनल इंटरेस्ट हो रहा है। स्टेट गवर्नमेंट वॉज अडॉप्टेड रिजिड पोजिशन लाइक इलेक्ट्रल पॉलिसी एंड रीजनल आइडेंटिटी के लिए वो कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, तो यह कैनाल डिस्प्यूट हो गया बिटवीन द पंजाब एंड हरियाणा। एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट फैक्टर्स भी ऑल्सो प्ले अ क्रूशियल रोल। एल नीनो, अभी इंडिया में सुपर एल नीनो था, उसके कारण ड्रॉट बहुत हुआ, इतनी बारिश नहीं हुआ, तो दिस मेक द एनवायरमेंट चैलेंजेस। हिस्टोरिकल एग्रीमेंट भी, कावेरी एग्रीमेंट हुआ था 1892 एंड 1925 के समय में। कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म फॉर रिजॉल्विंग द इंटरस्टेट डिस्प्यूट, यहाँ से इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 262 talks about the empower parliament to enact laws for the adjudicating the interwater dispute, right, exclusive to court jurisdiction in such matters। ठीक है, तो आर्टिकल 262 याद करना है आपको। इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट भी 1956 में आया था, जो कि वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल्स की तरह काम करता है। जैसे ग्रीन ट्रिब्यूनल होता है वैसे वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल है। रविव्यास ट्रिब्यूनल्स, कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल, कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल, तो ये आप 3 तरह के ट्रिब्यूनल याद कर सकते हैं। रिवर बोर्ड एक्ट 1956, ठीक है, तो ये बेसिकली वही है। ये भी बात करता है कि इंटीग्रेटेड बेसिन कहाँ तक है, वाटर शेड कहाँ पर है, तो वही बात होती है कि नो मेजर रिवर बोर्ड हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर दिस एक्ट। सुप्रीम कोर्ट का भी एक आर्टिकल है, थ्रू आर्टिकल 264 लिमिट जुडिशियल इंटरवेंशन, सुप्रीम कोर्ट हैज इंटरप्रेटेड ट्रिब्यूनल अवार्ड्स एनफोर्स्ड इम्प्लीमेंटेशन प्रोटेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिसीज। ठीक है, Same if we talk about the case, if we talk about the case related to the Supreme Court, तो स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु में इक्विटेबल यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज बिटवीन द कावेरी रिवर। ठीक है, इंटर स्टेट काउंसिल एंड कोऑपरेटिव फेडरलिज्म 263 के अंदर
आर्टिकल 263 के अंदर इंटर स्टेट काउंसिल की बात होती है, ठीक है। यूनियन एंड गवर्नमेंट प्रोमोट डायलॉग एंड पीसफुल सेटलमेंट ऑफ द क्रिटिकल इवैल्यूएशन आप कर सकते हैं। पॉजिटिव क्या है, इम्प्लीमेंटेशन जुडिशियल ओवरसाइट को स्टैंडर्ड करता है, फेडरलिज्म को प्रमोट करता है, नेगोशिएशन की आइडियाज आता है, स्पेशलाइज जुडिक्शन एजुडिकेशन होता है, पीसफुल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन होती है। इफ यू टॉक अबाउट द चैलेंजेस, तो ये डिले करता है ट्रिब्यूनल के डिसीजंस को, इसके अवार्ड्स को वीक करता है, इलेक्ट्रल मोबिलाइजेशन में इंटरफेरेंस होती है, नो। फिर क्लाइमेटिक बेस्ड जो क्लाइमेट अवेलेबिलिटी वो भी सभी टाइम पे टैकल नहीं हो पाती, इसलिए सरकार कमीशन रिकमांड करता है कंसल्टेशन एंड नेगोशिएशन टू मिनिमाइज सेंटर स्टेट एंड इंटर स्टेट कॉन्फ्लिक्ट को। तो यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट एंड पीस बिल्डिंग में भी हम नेगोशिएशन, mediation, negotiation, conciliation, transformation, these are the conflict management areas। तो वहीं पे बात करें कि यहाँ पर कंसल्टेशन एंड डायलॉग्स का बात होना चाहिए। कंक्लूजन आप डाल देंगे, सेम गोज विथ थिंकर्स की बात करें, पंची कमीशन सरकार या ऑस्ट्रॉम ने सस्टेनेबल मैनेजमेंट की बात की है, एसी कैरे ने क्वासी फेडरल सिस्टम की बात की है, एंड ग्रेविलोस ने कॉम्पिटेटिव फेडरलिज्म की बात की है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिटिकली एग्जामिन द पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन ऑफ द बैकवर्ड क्लासेस, दलित एंड ओबीसीज इन इंडिया, एक्सेस इम्पैक्ट ऑन स्टेट पॉलिटिक्स। तो मंडल कमीशन 1919 की बात हो रही है, वहीं से वो बोल रहे हैं कि कैसे ये पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन हुआ बैकवर्ड क्लासेस का। तो ये आई थिंक क्वेश्चन नंबर 2 से इंटरलिंक्ड है, नॉट डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली लिंक्ड है, क्योंकि इसका मेजर हाफ पार्ट था वो जो इसी का आंसर बनेगा। जो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर का हाफ पार्ट था और द लास्ट फर्स्ट पार्ट, तो इसका आंसर बनेगा, ठीक है। कैसे करेंगे हम कि पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन प्रोसेस है जिसमें मार्जिनलाइज सोशल कम्युनिटीज ऑर्गेनाइज होती हैं, पार्टिसिपेट करती है, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस करती है पब्लिक ओपिनियन को, ठीक है। बैकवर्ड क्लासेस, अदर बैकवर्ड क्लासेस, दलित एंड SC/ST की रिप्रेजेंटेशन की बात होती है, सोशल जस्टिस रिप्रेजेंटेशन, डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन, जिसे मंडल कमीशन 1919 में आया था, ठीक है, उसी ने बताया। तो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी कांट बी अनलेस द देयर लाइज अ बेसिस ऑफ इस सोशल डेमोक्रेसी। तो डॉक्टर अम्बेडकर जी की सेम गोज विद सेकंड क्वेश्चन आंसर। पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन ऑफ द ओबीसी, दलित एंड बैकवर्ड क्लासेस, दलित एंड ओबीसी, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल सोशल फ्रेमवर्क की बात करें तो इक्वालिटी की बात होती है अंडर आर्टिकल 14 टू लेके 18 के बीच में। फंडामेंटल राइट्स का बात हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल एंड सोशल जस्टिस में यहाँ पर आपका फंडामेंटल राइट्स वाला पार्ट आ जाएगा ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसमें आर्टिकल 14 टू 18 इक्वालिटी की बात होती है। आर्टिकल 14 में इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात होती है, ठीक है। आर्टिकल 18 आर्टिकल रिजर्वेशन की बात करें तो आर्टिकल 15(4), 16(4) एंड 46 में बात होती है रिजर्वेशन की, ये DPSP का पार्ट है, ठीक है। सोशल एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेस को रिजर्वेशन दी जाती है। कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड फाउंडेशन ऑफ पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन की बात होती है, ठीक है। आर्टिकल 17 की बात करें यहाँ पर वो नहीं है, अनटचेबिलिटी की बात होती है, अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी इन ऑल द फॉर्म्स, अबोलिशन की बात हो रही है, abolition of untouchability in all the forms, ठीक है। डॉक्टर अम्बेडकर जी का थिंकर था जिसने पॉलिटिकल पावर को एज ए की इंस्ट्रूमेंट ऑफ अचीविंग द सोशल इक्वालिटी की बात की थी। उन्होंने ट्रिनिटी बात की थी ऑफ द पॉलिटिकल सोशल इफ वी टॉक अबाउट द पॉलिटिकल सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी की बात की थी विद द ट्रिनिटी ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, ठीक है। ये अम्बेडकर जी की ट्रिनिटी है। मंडल कमीशन ओबीसी एजेशन की बात करें, इम्प्लीमेंट द मंडल कमीशन रिकमेंडेड 1980s में रिजर्व फॉर 27% ऑफ गवर्नमेंट जॉब फॉर ओबीसीज। हाँ, तो ये अनप्रेसिडेंटेड पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन एमरजेंस ऑफ ओबीसीज लीडरशिप हुआ जिससे रीजनल पार्टीज भी आई, ठीक है। यहाँ पर देखिए रीजनल पार्टी, जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल, समाजवादी पार्टी, सो ये बेसिकली ऑन द लाइंस ऑफ ओबीसीज लीडरशिप है। क्रिस्टोफर जॉफलेट ने भी डिस्क्राइब किया साइलेंट रेवोल्यूशन, कास्ट पॉलिटिक्स स्टार्ट हुई थी, साइलेंट रेवोल्यूशन इन द पॉलिटिकल एक्टर्स की टर्म में। दलित पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन की बात करें तो सोशल मूवमेंट एंड पॉलिटिकल पार्टीज डिमांड डिग्निटी, इक्वालिटी एंड रिप्रेजेंटेशन, तो जिसकी बहुमत समाज पार्टी कांसीराम जी ने की थी, मायावती जी की है, तो यहाँ उन्होंने उनकी आइडियोलॉजी क्या है, बहुजन हित एंड बहुजन सुख है। बेसिकली उसकी वेलफेयरिज्म की बात करें बहुजन मेजॉरिटी लोगों की, ठीक है। राइज ऑफ द कास्ट बेस्ड रीजनल पॉलिटिक्स, वही हुआ कि बिकॉज ऑफ द अराइवल ऑफ रीजनल आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, राइट, तो इट केम टू बी रीजनल पार्टीज एमर्ज हुई जिससे कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स स्टार्ट हुआ। एसपीज
आरजेडी, जेडी, डीएमके, ठीक है। पॉजिटिव इम्पैक्ट सोशल जस्टिस, इंक्लूसिव डेमोक्रेसी हुआ, मास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स स्टार्ट हुआ। नेगेटिव क्या हुआ, कास्टाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, कास्ट बेस्ड आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, और ऑल्सो यू कैन से कास्टाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। एंड वही कास्ट कैलकुलेशन स्टार्ट हुए, पार्टी सिस्टम एंड फ्रेगमेंटेशन हो गया स्टार्ट, इलेक्ट्रल पोलराइजेशन हो गया। रजनी कोठारी जी ने सम अप किया, इट इज नॉट अ पॉलिटिक्स दैट गेट्स कास्ट रिडन, इट इज कास्ट दैट गेट पॉलिटिसाइज्ड। वही ना, कास्ट गेट पॉलिटिसाइज्ड, तो कास्टाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स की बात की है। क्रिटिकल इवैल्यूएशन आप दे देंगे, डेवलपमेंट ओरिएंटेड इंक्लूसिव गवर्नेंस की बात की है, सोशल जस्टिस विदाउट सोशल फ्रेगमेंटेशन एंड आइडेंटिटी बेस्ड मोबिलाइजेशन की बात हुई है। तो योगेंद्र यादव जी ने भी रिफ्लेक्ट किया है ऑन द इंटरेक्शन ऑफ आइडेंटिटी एस्पिरेशन गवर्नेंस रादर देन आइडेंटिटी अलोन। तो कंक्लूजन हो गया, फेमस थिंकर्स डाल दिया हमने, एम एन श्रीनिवास का डोमिनेंट कास्ट, एम एन श्रीनिवास की आप थ्योरी भी पढ़ेंगे, थ्योरी ऑफ सेंसिटाइजेशन एंड डोमिनेंट कास्ट की बात की है, थ्योरी ऑफ सोशल मोबिलाइजेशन इन द सोसाइटी, ठीक है। क्रिस्टोफर जेफलोट की बात हो गई, जगनी कठारी, योगेंद्र सिंह एंड कांसी राम, ठीक है, जो बहुमत पॉलिटिक्स के, बहुजन के पॉलिटिक्स के आर्किटेक्ट थे। कीवर्ड्स हो गए एंड द वैल्यू एडिशंस भी केम टू नो दैट। तो यहाँ पर आप यहाँ पर एक रीजनल डेवलपमेंट है, तो 103rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, जिसमें 10% रिजर्वेशन ऑफ फॉर द ईडब्ल्यूएस को दिया था, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन लोगों को दिया था। इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1919 में 27% रिजर्वेशन फॉर ओबीसीज। क्रीमी लेयर प्रिंसिपल एंड नॉन क्रीमी लेयर प्रिंसिपल को भी इनोग्रेट किया गया था, एंड द 50% सीलिंग ऑफ द रिजर्वेशन, ठीक है। इट इज 100% टोटल पॉपुलेशन है, फॉर एग्जाम्पल 50% ऑफ द टोटल अपॉर्चुनिटीज, 50% आपको किस में देना है, एससी एससीज एंड ओबीसीज, और यहाँ पर जो ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन इट इज गोइंग बियॉन्ड ऑफ द 50% ऑफ द सीलिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द रोल ऑफ द गवर्नर इन द सेंटर स्टेट रिलेशन, इवैल्यूएट द कंट्रोवर्सीज अराउंड द ऑफिस ऑफ द गवर्नर। डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द गवर्नमेंट की बात कर रही है कि गवर्नर बेसिकली ऑन द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट गवर्नमेंट अपॉइंट होते हैं, गवर्नर का कोई फिक्स टर्म नहीं होता, कोई रिन्यूअल प्रोसेस नहीं होता, गवर्नर की डिस्क्रिशनरी पावर मतलब एज वेल डिफाइंड नहीं है। गवर्नमेंट जो आर्टिकल 200 के अंदर, आर्टिकल 200 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिकली रिजर्व करता है फॉर द प्रेसिडेंशियल रिव्यू के लिए बिल। तो दीज आर द थिंग्स व्हिच गोइंग इन द न्यूज। तो गवर्नर कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट होता है, लिंक होता है बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट, अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 155। तो गवर्नर बेसिकली एक्ट एज एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, आर्टिकल 163 में है, एक्सेप्ट रिक्वायर्ड डिस्क्रिशन। इनकी अपनी एक डिस्क्रिशन बेस होती है जिसमें वो एड एंड एडवाइस नहीं लेते काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का, ठीक है। और इफ वी टॉक अबाउट द कहाँ पर मैंने पढ़ा, तो यहाँ पे बोला था कि प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 155 होता है। तो ये जो गवर्नर होते हैं, तो गवर्नर प्रेसिडेंट, तो उनको प्रेसिडेंट अपॉइंट तो प्रेसिडेंट ही करते हैं अपॉइंट, बट ऑन द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट होता है ये, ऑन द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है। इफ इट आउट द रोल ऑफ द गवर्नर सेट द स्टेट रिलेशन, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट होते हैं, ठीक है। जैसे कि प्रेसिडेंट द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट एंड PM प्राइम मिनिस्टर द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द गवर्नमेंट, सेम कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट इज द गवर्नर एंड द CM चीफ मिनिस्टर द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट, सॉरी गवर्नमेंट, ठीक है। अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट हो गया, में फंक्शन एज अ नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, रियल एग्जीक्यूटिव पावर लाइज विद द इलेक्टेड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स and ensure governance according to the constitution. Link between the center state constitutional bridge होता है, ठीक है। Send reports to the president regarding the constitutional functioning of the state, जैसे कि जो प्रेसिडेंट रूल होता है ना, जो गवर्नर ही बेसिकली रिपोर्ट भेजता है फॉर द फॉर्मुलेशन ऑफ द प्रेसिडेंट रूल ऑन द लाइन्स ऑफ द डिसफंक्शन ऑफ द स्टेट फंक्शनरीज ऑफ गवर्नमेंट। रिपोर्ट अंडर आर्टिकल 356 रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन ब्रेकग्राउंड इन द स्टेट, तो वहाँ पर प्रेसिडेंट रूल आता है। डिस्क्रिशनरी पावर में इनका बेसिकली हंग असेंबली होती है, जिसमें इनवाइटिंग हंग असेंबली का मतलब वहाँ है कि बेसिकली इलेक्शन के बाद कोई किसी के पास मेजॉरिटी पार्टी नहीं होती, तो उसमें जब गवर्नर कॉल करता है कि हु टेक टू फॉर्म द गवर्नमेंट, तो वहाँ पर कोई नहीं आता, तो वो हंग पार्लियामेंट की तरह, जैसे हंग पार्लियामेंट होता है, यहाँ पर हंग असेंबली होती है। प्रेसिडेंट रूल आ जाता है, रिजर्विंग बिल फॉर द प्रेसिडेंट अंडर 200, calling prorogation, dissolving the legislative assembly in the specific situation, as well as constitutional council में भी गवर्नर ही बेसिकली उसको कॉल करते हैं। प्रोमोटिंग कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, यूनियन स्टेट के बीच में इनमें एक कोऑर्डिनेटर की तरह काम कर रहे हैं, माइनॉरिटी इंटरेस्ट को
प्रोटेक्ट कर रहे हैं हम कोऑपरेटिव ड्यूरिंग इमरजेंसी एंड नेशनल प्रोग्राम। ग्रेवलिन ऑस्टिन डिस्क्राइब द कोऑपरेटिव एंटरप्राइजेस मिसयूज ऑफ द आर्टिकल, इतना क्योंकि एसआर बोम्बई मतलब यूनियन ऑफ इंडिया में 1980 में बोला था कि आर्बिट्री यूज ऑफ आर्टिकल 356 एंड स्टैंडर्ड फेडरलिज्म। आर्बिट्री यूज नहीं करना आर्टिकल 356 का। हर समय देख रहे प्रेसिडेंट रूल ही आ जा रहा है, तो उसमें क्या हो रहा है, स्टेट फंक्शनरी अपना काम नहीं कर पा रही है, डिसोल्यूशन ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज हो रही हैं, गवर्नमेंट फॉर्मेशन इन द हंग पार्लियामेंट्स। ये आप देख लेना कि इसमें गवर्नर इनवाइट टू फॉर्म द गवर्नमेंट, डिले और हैसल इज कंडक्टिंग अ फ्लोर टेस्ट होता है, उसके बाद कोई नहीं आता, फिर प्रेसिडेंट रूल लग जाता है, डिले इन द असेटिंग ऑफ द बिल्स। जो बिल पास करने का प्रोसीजर क्या होता है, इफ वी टॉक अबाउट द बाई कैमरलिज्म वाला पार्ट है तो अलग तरह से बिल पास होगा, और यूनिकैमरलिज्म में तो अलग तरह से पार्ट होगा। बाई कैमरलिज्म में कॉन्स्टिट्यूशनल लेजिस्लेटिव असेंबलीज आ जाती हैं प्लस लेजिस्लेटिव काउंसिल आ जाती हैं। इफ बात करें ऑन द लाइंस ऑफ, देखिए पार्लियामेंट कैसे फॉर्म होता है, लोकसभा एंड राज्यसभा से। सेम लोकसभा सेम, मतलब सेम पूरा सेम नहीं होता, सेम बट डिफरेंट। ऑन द लाइन ऑफ जैसे राज्यसभा काम करता है वैसे लेजिस्लेटिव असेंबली काम करती है, ऑन द लाइन ऑफ जैसे राज्यसभा काम करता है वैसे लेजिस्लेटिव काउंसिल काम करती है। और सब जगह ऐसे डिस्क्रिप्शन है स्टेट का कि वो बाई कैमरलिज्म रखे या यूनिकैमरलिज्म लिखे। कुछ स्टेट में यूनिकैमरलिज्म है तो उसमें बस लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं। अब बिल कैसे पास होता है, लेजिस्लेटिव असेंबली में जाता है, वहां से बिल आता है, फिर अगर बाई कैमरलिज्म में तो लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी जाएगा, फिर गवर्नर के पास जाएगा, फिर गवर्नर असेंट देगा। तीन मतलब पॉकेट वीटो अलग काइंड ऑफ वीटो वाला कहानी है, बट असेंट देगा या तो रिजेक्ट करेगा या तो उसको चेंजेस करने के लिए बोलेगा, ठीक है, रिकमेंड करेगा, ये होती है। बट अब इसमें एक और फिनोमेना क्या होगा, गवर्नर प्रेसिडेंट को भेज देता है बिल अंडर आर्टिकल 200, ठीक है, इनके पास है पावर। अब प्रेसिडेंट क्या करेंगे, इन पे कोई ऐसे टाइम लिमिट नहीं है कि प्रेसिडेंट को कितने समय में ये बिल वापस भेजना है, तो इससे क्या होता है, डिले हो जाती है बिल असेंटिंग की। एलिगेशन ऑफ पॉलिटिकल बाइसेस हो जाते हैं, गवर्नर ऐसे बोलते हैं कि गवर्नर ऑन द लाइन ऑफ सेंटर को रिप्रेजेंट करते हैं तो सेंटर के टुवर्ड्स ही काम करते हैं, ठीक है। क्रिटिकल इवैल्यूएशन दे देना, आपको चेंजेस बता देने हैं। वी ऑलरेडी टॉक अबाउट दिस मच, राइट, तो उसमें बार बार सेम ही चीज बात करने का कोई मुद्दा है नहीं। एम्बिग्यूटी हो जाती है डिस्क्रिशनरी पावर में, क्योंकि मैंने जैसे बताया एम्बिग्यूटी ऑन द लाइन ऑफ टाइम नहीं है, उसमें कोई ये नहीं बताना कि बाद में क्या होगा अगर वो रिजेक्ट हो गया तो, ठीक है। तो दीज आर द थिंग्स। कंक्लूजन आ जाएगा, थिंकर्स, कीवर्ड्स एंड द वैल्यू एडिशन पार्ट। देखिए इसमें मैंने बहुत अच्छा करंट रेलेवेंस दिया है। गवर्नमेंट फॉर्मुलेशन, डिले इन द असेंट ऑफ द स्टेट बिल, गवर्नर्स चीफ मिनिस्टर रिलेशनशिप भी डिबेटिंग एंड फॉर्मिंग हो रही है, रिफॉर्मिंग हो रही है। और यहाँ पर आप एसआई बम्बई एंड द यूनियन ऑफ इंडिया में जैसे फेडरलिज्म इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन तो आपने पढ़ी हो, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का अंदर था केशवानंद भारती केस में उन्होंने कहा था कि बेसिक स्ट्रक्चर इज बेसिकली can't be altered by the Supreme Court, can't be altered by the Parliament। तो ये जो फेडरलिज्म है ये बेसिक पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 356। तो वहाँ पर बोलते हैं कि ये जो डिस्क्रिशनरी पावर यूज की जाती है फॉर द गवर्नर, इट शुड बी ऑन द लाइन ऑफ सम जस्टिफिकेशन, ठीक है, ये बात हो गई। Examine the cause and consequences of regionalism and regional disparity in India, how it is influenced by the state policy। Same answer goes with but different formulation and different concepts too। इसमें आपको different content भी मिलेगा क्योंकि क्वेश्चन का डिमांड ही अलग है, बट इट इज मोर और लेस सेम विद द क्वेश्चन नंबर 4 and 2, ठीक है। रीजनल डिस्पैरिटीज कैसे देखते हो, रीजनलिज्म का मतलब क्या है, असर्शन ऑफ रीजनल आइडेंटिटी बेस्ड ऑन लैंग्वेज, कल्चर, एथनिसिटी, इकोनॉमिक इंटरेस्ट, ठीक है। रीजनल डिस्पैरिटी डिनोट्स अनइवन सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। डिस्पैरिटी मतलब इनइक्वालिटी और ऑन द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अपॉर्चुनिटी, सो ये डिस्पैरिटी हो जाती है। ऑल द रीजनलिज्म स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी और रिप्रेजेंटिंग लोकल एस्पिरेशन, एक्सेसिव रीजनलिज्म में चैलेंज नेशनल इंटीग्रेशन एंड कोऑपरेटिव फेडरलिज्म एज वेल एज थ्रेटन द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। तो नक्सलिज्म काइंड ऑफ द रीजनलिज्म काइंड ऑफ आइडिया, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसीज काइंड ऑफ द रीजनलिज्म कम्युनलिज्म वाला आइडिया। यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज द स्ट्रेंथ ऑफ इंडियन फेडरलिज्म, ऑस्टिन जी ने कही है। कॉज ऑफ रीजनलिज्म क्या है, अनइक्वल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन में भी क्या हुआ था, पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपीज में ज़्यादा डेवलपमेंट हुए थे, ये बिहार, झारखंड में इतने डेवलपमेंट नहीं होते, तो यहीं से रीजनल डिस्पैरिटी देखने को मिलेगी, ठीक है। अनइवन इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो जाता है, रीजनल इनइक्वालिटीज देखने को मिलती है,
ठीक है, लेस डेवलप, जैसे कि बिहार झारखंड लेस डेवलप। लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल आइडेंटिटी एमर्ज हो जाते हैं, जिसके द्रविडियन मूवमेंट इन तमिलनाडु, मराठी आइडेंटिटी मूवमेंट महाराष्ट्र, ठीक है। एंड पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर भी तेलंगाना स्टेटहुड मूवमेंट आया था, गोरखंड मूवमेंट एंड द बोडोलैंड मूवमेंट, अपना एक पॉलिटिकल स्टेट बनाने की बात करते हैं। हिस्टोरिकल एंड ज्योग्राफिकल फैक्टर्स की बात हो गई, जैसे कि ज्योग्राफी कंटेंट हैव प्रोड्यूस अनइवन ग्रोथ अक्रॉस स्टेट। मेरलाड थ्योरी ऑफ क्यूमुलेटिव acquisition explain how developed region continue attracting more investment while backward region lag behind। मैंने बताया जैसे महाराष्ट्र हो गया, उसके बॉलीवुड हब की तरह देखा जाता है, बेंगलुरु हो गया दिल्ली का, यूपी का नोएडा शहर, दी आर बेसिकली हब ऑफ द इंडस्ट्रीज एंड टेकिंग इन्वेस्टमेंट सो मच, तो उनकी डेवलपमेंट भी ज़्यादा है। कॉज ऑफ रीजनलिज्म पॉजिटिव हो गया, पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन, आइडेंटिटी, फेडरलिज्म, प्लानिंग। नेगेटिव क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, बाउंड्री एंड इंटीग्रिटी को थ्रेटन करेगा, वोट बैंक पॉलिटिक्स हो जाएगा, कास्टाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स हो जाएगा। इन्फ्लुएंस ऑफ स्टेट पॉलिटिक्स कैसे हो गया, रीजनल एस्पिरेशन स्टार्ट हुए तो रीजनल पार्टी स्टार्ट हो गई। एग्जाम्पल हमने ऑलरेडी शिवसेना, बीजेडी। कोलिशन पॉलिटिक्स वही हो गई, कोई एक बेसिकली एक पार्टी कोई मेजोरिटी में नहीं आए थे तो 2 and more parties came together to form a majority, that is based on coalition, ठीक है। जैसे छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, डिमांड फॉर ग्रेटर फिजिकल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी, मोर डिमांड ऑफ फाइनेंसेस, राइट। थिंकर्स मॉरिस जॉन्स देख क्रिटिकल इवैल्यूएशन देख सकते हैं, फिर कंक्लूजन देख के थिंकर्स ये है ऑस्टिन ब्रास, मेरलैंड, मॉरिस जॉन्स, अमर्त्य सेन एंड सरकारी कमीशन का इंटरस्टेट रिलेशन से। इंटरस्टेट रिलेशन, रीजनलिज्म, जितने भी एस्पेक्ट है वो सरकारी कमीशन बेसिकली इसमें कंटेंट है, तो आप सरकारी कमीशन को यूज कर सकते हैं ऑन द लाइंस ऑफ इंटरस्टेट रिलेशन, रीजनलिज्म, कास्टिज्म एंड द पंची कमीशन टू। वैल्यू एडिशन हो गया, फॉर्मेशन ऑफ तेलंगाना 2014 में, जैसे कि जो बेसिकली सस्टेन द रीजनल मोबिलाइजेशन पे बेस्ड था, ठीक है। उत्तराखंड 2000 में, जैसे कि झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड फॉर्म हुआ, डेमोक्रेट इंडिया कैपेसिटी ऑफ रीजनल एस्पिरेशंस, ठीक है। फिफ्थ एंड फाइनल कमीशन, जीएसटी एंड नीति आयोग, दीज आर द कोऑपरेटिव एंड रीजनल डेवलपमेंट विद द कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ठीक है। अब ये पढ़ेंगे, क्रिटिकली एनालाइज द नेचर ऑफ प्रोटेस्ट मूवमेंट, सेल्फ डिटर्मिनेशन मूवमेंट एंड एंटी डेवलपमेंट मूवमेंट इन इंडिया। लेट्स सी एंटी डेवलपमेंट मूवमेंट कहाँ देखा जा सकता है। चिपको आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन इज एंटी डेवलपमेंट मूवमेंट, येट इट इज एनवायरमेंटल मूवमेंट पर से, ठीक है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल स्पेस फॉर प्रोटेस्ट मूवमेंट, सेल्फ डिटर्मिनेशन। अब प्रोटेस्ट की बात करें तो आर्टिकल 19 में ही आ जाता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन वाले पार्ट में। सेल्फ डिटर्मिनेशन मूवमेंट, एंटी डेवलपमेंट मूवमेंट, ठीक है। तो दीज मूवमेंट एमर्ज व्हेन कम्युनिटीज परसीव इनजस्टिस, एक्सक्लूजन, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन और थ्रेट टू देयर आइडेंटिटी एंड लाइवलीहुड, ठीक है। डिपेंड डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन, मोर मूवमेंट हैव आल्सो चैलेंज नेशनल इंटीग्रेशन एंड पब्लिक ऑर्डर, ठीक है। तो डेमोक्रेसी इज नॉट मेरली अबाउट इलेक्शन, इट इज मोर अबाउट राइट टू डिसेंट। तो डॉक्टर अंबेडकर जी ने कहा था। नेचर ऑफ प्रोटेस्ट मूवमेंट की देखें तो जैसे कि प्रोटेस्ट मूवमेंट आर कलेक्टिव एक्शन अगेंस्ट गवर्नमेंट पॉलिसी, सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज एंड पॉलिटिकल इनजस्टिस, राइट। जैसे फार्मर मूवमेंट हो गया, 3 फार्म प्रोटेस्ट 2021-22 में चला था, इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट, फिर एनटीसीए प्रोटेस्ट तो एनटीसीए प्रोटेस्ट 1919 एंड 20 के समय में चला था। तो पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी थी, ठीक है। थिंकर्स चार्ल्स स्टीली यूज कर सकते हैं आप इसमें। नेचर ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेट मूवमेंट, तो इसमें क्या होता है, सेल्फ डिटर्मिनेशन मूवमेंट डिमांड ग्रेटर ऑटोनॉमी, स्टेटहुड, प्रोटेक्शन ऑफ द एथनिक, लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल आइडेंटिटी। आप लद्दाख का एग्जांपल लेंगे, अभी रिसेंटली प्रोटेस्ट हुआ था, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ था, लद्दाख को 6 शेड्यूल में लाने की बात कर रहे थे, तो ये बेसिकली एक एथनिक आइडेंटिटी, स्टेटहुड, कल्चरल आइडेंटिटी की बात हो रही, तो ये सेल्फ डिटर्मिनेशन मूवमेंट था, ठीक है। तेलंगाना मूवमेंट, गोरखालैंड मूवमेंट, बोडोलैंड मूवमेंट, नागा मूवमेंट, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट की बात करें बिटवीन द मैती एंड कुकीज इन द मणिपुर रीजन, ठीक है। तो पॉल ब्रास की कर सकते हैं। एंटी डेवलपमेंट मूवमेंट, ये इन्वायरमेंटल बेस्ड मूवमेंट हो गया, सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात करते हैं, जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन, चिपको मूवमेंट, पोस्को रेजिस्टेंट मूवमेंट एंड द वेदांता नियमगिरी मूवमेंट, ठीक है। तो रामचंद्र गुहा एम्फसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ एनवायरमेंट जस्टिस एंड पीपल्स पार्टिसिपेशन इन डेवलपमेंट। क्रिटिकल इवैल्यूएशन देंगे, वही डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन बढ़ता है, एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी बढ़ती है, अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज होती है, पब्लिक पॉलिसी एंड लेजिस्लेशन इन्फ्लुएंस करता है, दीज मूवमेंट्स एंड मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज एम्पावर होती है। इफ वी टॉक अबाउट द चैलेंजेस तो वही एक्सट्रीमिस्ट आइडिया हो जाते हैं। If we talk about the self-determination movement or if we talk about the protest movement, so self-determination movement and protest movement came existed to the in the terms of nationalism, insurgency, northeast insurgency, insurgency in Jammu and Kashmir. So these are the nationalism extremist ideas emerge हो जाते हैं.
डिले कर देते हैं, वीकन कर देते हैं नेशनल इंटीग्रेशन को, एंड द ग्रीवांसेस, जो जनरल ग्रीवांसेस हैं उसको भी रिड्यूस कर देते हैं. तो डेवलपमेंट शुड एक्सपेंड ह्यूमन फ्रीडम रादर देन मेयरली इंक्रीज इकोनॉमिक. तो ठीक है, तो अमर्त्य सेन के कंक्लूजन देख लिया हमने. फेमस थिंकर्स. द ट्रू मेजर ऑफ डेमोक्रेसी लाइज इन इट्स एबिलिटी टू अकोमोडेट डिसेंट पीसफुली. अम्बेडकर जी का है, डिसेंट भी पीसफुली लेना है. हमने ये बात कर ली सारे कीवर्ड्स. वैल्यू एडिशन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, ओडिशा माइनिंग कॉर्पोरेशन की बात हो गई, जो कि ये एंटी डेवलपमेंट मूवमेंट है, येट इन्वायरमेंटली सस्टेन डेवलपमेंट है. ठीक है, तो डिस्कस द पॉलिटिक्स ऑफ एथनिक, religious and linguistic minorities in India, explain the regional constitutional safeguard available for the protecting minority rights. ठीक है, pluralistic and multicultural democracy है इंडिया. ठीक है, immense ethnic regional linguistic diversity की बात करते हैं. इंडिया basically talk about the linguistic and cultural diversity. तो he also talk about the minority politics. ठीक है, identity crisis, identity representation, इक्वालिटी, कल्चरल ऑटोनॉमी, सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट. ठीक है, इसमें स्टेट पॉलिटिक्स में इंडियन फेडरलिज्म की बात होती है. अम्बेडकर जी ने वही कहा है कि माइनॉरिटी राइट को भी प्रोटेक्ट करना है डेमोक्रेसी में. पॉलिटिक्स इन एथनिक, रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज क्या होगा. एथनिक माइनॉरिटीज की बात करें तो वही स्टेटहुड, ऑटोनॉमी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन की बात करते हैं. नागा मूवमेंट, बोडो मूवमेंट, गोरखालैंड मूवमेंट, दीज आर द मूवमेंट. एंड ट्राइबल ऑटोनॉमी इन द 6th शेड्यूल एरियाज. जैसे लद्दाख का इस एग्जांपल डाल सकते हैं. लद्दाख वाज इन द 5th शेड्यूल एरिया, बट ही वांट टू बी कम इनटू द 6th शेड्यूल एरिया बिकॉज इट गॉट्स द मोर ऑटोनॉमी, राइट. पोल ब्रास की एलिट मोबिलाइजेशन, पॉलिटिकल कंपटीशन की बात करें. रीजनल माइनॉरिटी जैसे कि सेकुलरिज्म, पर्सनल लॉज एंड एजुकेशन राइट्स की. इसमें मुस्लिम एंड क्रिश्चियनिटी माइनॉरिटीज के एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड. अब इसके बारे में जानना है तो यूसीसी केम अंडर द डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी. आर्टिकल 44 के अंदर यूएससीसी मेंशन है. यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड. इफ वी टॉक अबाउट द मुस्लिम एंड क्रिश्चियन माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो ये आर्टिकल हमारे 25 से लेकर 30 के बीच में ये सारे प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ द माइनॉरिटीज के राइट्स को ही बात कर रहा है. ये हम मेरा फंडामेंटल राइट्स है बेसिकली. ठीक है, तो प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ द माइनॉरिटीज राइट. माइनॉरिटी ऑन द लाइन ऑफ लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल माइनॉरिटीज. तो ये है. ठीक है, राजीव भार्गवा एडवोकेट प्रिंसिपल डिस्टेंस वेयर स्टेट मेंटेन इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ऑल द रिलीजन्स while protecting minority rights. इसलिए इंडिया सेकुलरिस्ट कंट्री है. इट इज different from the western secularism. Linguistic minorities came with the language recognition and cultural preservation की बात हो रही है. स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट देखा था जो 1956 में हुआ था. लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज में हमने देख लिया आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30. देखिए ये सारे सेफ गार्ड्स है. 29 प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर, एंड 30 में क्या था, राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, फ्रीडम ऑफ मैनेज टू रिलीजियस अफेयर. मैंने 25 से आपको 30 बोला था, यही बात हो रही है. अब इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ अंडर आर्टिकल 14 बात कर सकते हैं. एंड आर्टिकल 15 प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, caste, sex और प्लेस ऑफ बर्थ. इफ वी टॉक अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द prohibition of the discrimination on the religion of article with the line of article 16. So there is a equality before equality of opportunity, public employment on the lines of caste, class, caste, and with the lines of residence too. ये हमारा अदर कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म्स हो गया. 350 है, प्राइमरी एजुकेशन मदर टंग में देनी है. 350 बी, स्पेशल लिंग्विस्टिक ऑफिसर्स भी हैं लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज को अपहेल्ड करने के लिए. 6th and 5th and 6th शेड्यूल प्रोटेक्शन ऑफ ट्राइबल ऑटोनोमस रीजन की बात होती है. नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज एक्ट है. पॉलिटिकल इवैल्यूएशन चैलेंजेस यू कैन गो थ्रू इट. एंड इफ वी टॉक अबाउट द दिस तो कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस में यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44 में आता है. न्यू एजुकेशन पॉलिसीज आती है NEP 22 में 2020 में. ये बेसिकली ऑनगोइंग बैलेंस है बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूशन, इक्वालिटी, कल्चरल डाइवर्सिटी एंड नेशनल इंटीग्रेशन. तो यहीं पे हमारा क्वेश्चन नंबर 10 भी खत्म होता है. तो यहाँ पर आप एक लॉ केस भी देख सकते हैं. ये थोड़ा केस स्टडी डालेंगे तो मोर रेलिवेंट हो जाएगा विद लाइंस ऑफ द क्वेश्चन. तो अफर्म द राइट ऑफ माइनॉरिटीज अंडर आर्टिकल 30 टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस. देखिए इन सेंट सेवियर कॉलेज वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात.
court held that minority education institution enjoy constitutional protection against excessive state interference. तो जो हमारा आर्टिकल 29-30 में है प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ द स्क्रिप्ट लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के लिए, तो उसमें बात की जो हमारे जैसे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कूल होते हैं, स्टेट एडेड, पार्शली स्टेटेड एंड इंडिपेंडेंट स्कूल्स, तो बेसिकली इनको कुछ प्रोटेक्शन होता है कि टू प्रिजर्व देयर लिंग्विस्टिक आइडेंटिटीज ऑन द लाइन ऑफ गिविंग सेपरेट काइंड ऑफ लैंग्वेज पेपर होता है उनका, क्रिश्चियनिटी बेस्ड स्कूल में क्रिश्चियन लोगों के लिए पेपर होता है अलग, बाइबल की एजुकेशन होती है. If you talk about the Punjabi school, there is a 6 type of the languages and the dressing code too. Muslim communities के लिए ये मदरसाज होते हैं, उसमें अलग काइंड ऑफ टीचिंग्स होती हैं, बट ये सेकुलरिज्म को थ्रेट नहीं करती, बेसिकली सेकुलरिज्म को स्ट्रेंथन करती है. तो दीज आर द थिंग्स बेसिकली वी डिस्कस अबाउट इंडियाज MPSC 08 पेपर स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया. तो स्टेट पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया में स्टेट गवर्नमेंट के हमने रूल्स भी पढ़े, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का भी पार्ट आया इसमें, साथ में कैसे रीजनल पार्टीज है ना, पार्टी पॉलिटिक्स कैसे स्टेट्स की फंक्शनिंग को डोमिनेट करते हैं, कैसे स्टेट के फंक्शन को इन्फ्लुएंस करते हैं, इम्पैक्ट करते हैं. तो दीज थिंग्स वी केम टू नो. तो जो इसमें जितने भी आपके क्वेश्चन आंसर का पार्ट है आप इसको प्लीज पढ़ लेना. बहुत अच्छे काइंड ऑफ थिंकर्स मेंशन है, अराउंड 10 मोर देन 10 थिंकर्स मेंशन है. कीवर्ड्स है कॉम्पिटिटिव, कोऑपरेटिव, कॉम्पिटिटिव, एंड फिस्कल फेडरलिज्म की बात हो रही है. दीज आर द वेरी मच इंपॉर्टेंट थिंग्स. तो जस्ट गो फॉर इट. And thank you everyone for watching this session. Stay tuned for our next classes. Thank you everyone.